Uh, we were discussing last sessions regarding the difference between the movable and immovable property as well as the concept of immovable property. Immovable property का concept क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग लैंड से शुरुआत करेंगे। ये समझ लेना थोड़ा आप लोगों के लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है यहाँ पर लैंड को समझना। मैं कोशिश करूंगा कि इमेज के थ्रू आपको शेयर कर पाऊं। तो लेट्स बिगिन विद द पार्ट ऑफ लैंड। आप लोगों को क्या लगता है लैंड का मतलब क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लैंड? एनीवन ओके, लेट्स सी। नहीं पता तो चलिए मैं शेयर करता हूँ आपको लैंड का मतलब क्या होता है। देखिए, बेसिकली जो हम लोग लैंड लैंड करते रहते हैं, लैंड का मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों के लिए कुछ इमेज शो कर रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लैंड होता क्या है। सबसे पहले लैंड का एक मीनिंग हम लोग देख लेते हैं कि लैंड में चीजें क्या क्या इंक्लूड होती हैं। उसके बाद मैं आपको शेयर करता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, लैंड तो देखिए बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें किसी को कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तो लैंड में सबसे पहले इंक्लूड हो जाता है आपका कोई भी ग्राउंड, एनी ग्राउंड जिसमें मिट्टी हो, अर्थ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मीडोज, MEADOWS, मीडोज, ये मीडोज। इसके अलावा पैस्चर्स, मैं आपको सबका मीनिंग बताने वाला हूं, डोंट वरी। पैस्चर्स, वुड्स, मूर्स, मूर्स, मूर्स का मतलब मूर लैंड होता है, ठीक है, ये सब जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, मूर लैंड। इसके अलावा वाटर्स, इसके अलावा मार्शेस, इसके अलावा हेर्थ, और भी चीजें होती है, मैं ETC कर देता हूँ यहाँ पर। ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली लैंड के दायरे के अंदर आती हैं। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे क्या क्या चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। देखिए, अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमारे पास जो मीनिंग है उसमें सबसे पहला टर्म आता है हमारा मीडो। मीडो किसको बोलते हैं? मीडो इज बेसिकली घास का मैदान। घास का मैदान बोलने का मतलब है, अलग मीनिंग है, आप ये मत सोचिए। घास भी दो तरीके का हो सकता है, एक नेचुरल, जो नेचर की तरफ से गॉड गिफ्टेड आप जिसको कह सकते हैं कि खुद नेचर ने जिसको क्रिएट किया, वो एक घास होता है। दूसरा होता है कि इंसान भी कुछ क्या करते हैं, घास की क्या करते हैं, जुताई बुनाई करके बकायदा उसका बीज लगा करके भी घास लगाते हैं। तो ये सिंपल नेचुरल घास का मैदान है, यानी कि हम इसको अगर बोले तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली अ मिडो, इसको मिडो बोलते हैं। इसके अलावा चलिए मैं आपको एक और शो करता हूँ मिडो। मिडो के अलावा जैसे पास्चर्स, पास्चर्स क्या होता है, तो पास्चर का मतलब समझिएगा क्या होता है। पास्चर का मतलब होता है वैसा घास का मैदान जहां पर जानवर चरने के लिए जाते हो, यानी कि वैसा घास का मैदान जहां पर जानवर का चारागाह हो, जहां जानवर चरने के लिए जाते हैं, जानवरों की चराई होती है, जानवर खाते हैं जाके जिस घास को। यानी कि दो तरीके का हो सकता है, यानी एक सिंपल घास का मैदान जिसमें कि जानवर जाए ना जाए बट वो घास का मैदान है। एक वो घास का मैदान जहां पर जानवर जाते हैं और घास खाते हैं, उस तरह के मैदान को पैस्चर्स कहते हैं। उसके अलावा होता है वुड्स। वुड्स का मतलब कुछ नहीं होता, वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल। तो ये सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, बट नहीं जिनको पता है उनके लिए मैं शेयर कर दे रहा हूँ। वुड्स का मतलब होता है जंगल। देखिए एक छोटा सा इमेज मैं आपको शो करता हूँ। देखिए एक छोटा सा इमेज है जंगल, ये वुड्स का होता है जंगल। मेन अब समझना है थोड़ा सा मूर्स या मूरलैंड। अगर आप सिंपल मीनिंग सर्च करेंगे, गूगल पर भी सर्च करेंगे, ऐसे भी अगर आप पढ़ने जाएंगे डिक्शनरी में, तो मूर का मतलब कुछ और ही दिखाता है। मूर का मतलब वो होता है जो कि
किसी दूसरे देश के निवासी होते हैं, मुस्लिम होते हैं, बेसिकली नॉर्थ अफ्रीका के जो निवासी होते हैं उसको बेसिकली मूर बोलते हैं। लेकिन मूर का मतलब वो नहीं होता है यहाँ पर। हमारे लिए मूर का मतलब होता है वैसा जमीन जो अनकल्टीवेटेड है, जिसमें आप जुताई बुनाई नहीं कर सकते हैं, एक तरीके का बंजर जमीन। तो ये जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब के सब लैंड है। ये जो आपके सामने भी दिख रहा है, ये मूर है। इसको मूर नहीं कह सकते, यानी अगर टेक्निकली पूरा बोलने जाएं तो बोलते हैं मूर लैंड या मूर्स लैंड। ओके, ये मूर्स लैंड हो गया। इसके अलावा और भी कुछ है एग्जांपल्स में, जैसे मूरलैंड के अलावा मार्शस। चलिए मार्शस भी देख लेते हैं। ये रहा मार्शस। तो ये है अपना मार्शस। मार्शस का मतलब क्या होता है? मार्शस का मतलब होता है कि एक तरीके के दलदल के सेंस में होता है। ये देखिए, ये जो बीच का जो स्थान है, यहाँ पर पानी ही पानी है, उधर फिर जमीन है, फिर उधर जो पानी है, फिर उधर जमीन है, इस तरीके का जो एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्स। MARSHES, मार्स। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीथ। HEATH, हीथ। हीथ का मतलब क्या होता है? हीथ मीनिंग, देखिए, अगर हम लोग हीथ की बात करें तो हीथ भी एक तरह का एक जमीन का टुकड़ा ही होता है। जस्ट अ सेकंड, मैं उसको भी ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है। हीथ ओपन नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड। देखिए, हीथ का मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर मिल रहा है, अनकल्टिवेटेड लैंड। लेकिन बेसिकली ये एसिड सैंडी ऑयल होता है, यानी जहां पर एक तरीके का बालू बालू रेती रेती टाइप का होगा, उस टाइप के लिए। विथ कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ हीथ, गोज और कोर्स ग्रासेस। तो इस टाइप के जो लैंड होते हैं, बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि हीथ है। दिस इज कॉल्ड हीथ, यू कैन सी। तो मोटे तौर पर हमें एक आइडिया मिल गया कि जमीन का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब क्या होता है। तो लैंड का मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब देखिए, अपना जो कंसंट्रेशन है, सीधे मैं मुद्दे की बात करूं तो हम लोगों का मेन जो मुद्दा क्या है, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझने में। अब सबसे पहला जो टर्म आया उसमें मैंने आपको बताया लैंड। तो लैंड में क्या क्या चीज इंक्लूड हो गई, यानी कि लैंड का मतलब वो लैंड भी होता है जो घास का मैदान हो, वो लैंड भी होता है जहाँ कीचड़ हो, वो लैंड भी होता है जहाँ पानी हो, वो लैंड भी होता है जहाँ पर मूर्स हो, वो लैंड भी होता है जहाँ पर मूर्स को ही बेसिकली हिंदी भाषा में अगर कहें तो एक तरीके का दलदल बोल सकते हैं। उसी तरीके से हीथ हो सकता है, मीडो हो सकता है, पैस्चर्स हो सकता है, जंगल भी हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिकली लैंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि घास का मैदान एक अचल संपत्ति है। सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं हम लोग। तो घास का मैदान इज ए अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पास्चर्स यानी कि चारागाह, ये भी हमारे क्या होगा, एक तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी। जंगल इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूर्स यानी दलदल जो एक तरीके का है, वो भी हमारा अचल अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो जमीन जिस पर पानी भरा हुआ है, वो जमीन भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा दलदल जिसमें कि घास है, कीचड़ है बहुत सारे, तो यानी कि घास से भरा हुआ एक तरीके का कीचड़, वो भी जो हमारा जमीन है, उसको भी हम बोल सकते हैं अचल संपत्ति। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा घर हो गए, बिल्डिंग हो गए, जो जमीन के ऊपर खड़े हैं, जमीन के ऊपर जो खड़े खड़े हुए घर हैं, या बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट्स है, फ्लोर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे लिए, सिंपल भाषा में बोले तो ये हमारे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो ये तो वो हैं। अभी भी अब जरा लैंड के बारे में जरा मैं बात करूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये वो हैं जो आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो जमीन के ऊपरी सतह पर जो कुछ भी आपको दिख रहा है, उसको आप कह रहे हैं। यानी कि इस तरीके से अगर लैंड है, तो लैंड के ऊपरी की जो सतह है, ये जो ऊपरी लेयर है, अपर लेयर है, अपर लेयर में आपको पानी दिखता है, अपर लेयर में घास का मैदान है, अपर लेयर में कीचड़ है, अपर लेयर में चारागाह है, अपर लेयर में पास्चर्स है, अपर लेयर में मीडो है। तो ये सब के सब क्या है, अपर लेयर में है। लेकिन इस लेयर के नीचे, यानी इसके नीचे का जो क्षेत्र है, क्या इसको भी लैंड बोलेंगे? तो ऑफ कोर्स
जो सतह के नीचे है, जो हमें नहीं दिखता है, प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया हमें नहीं दिखता है, उसको भी हम बेसिकली लैंड ही कहते हैं। तो इस तरह के लैंड में कौन सा लैंड आता है, यानी कि जहां पर हम बोले माइंस हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है। तो किसी भी जमीन के नीचे अगर माइन है, यानी खादान वगैरह है, जैसे कि आप कोयला का समझ सुनते होंगे, अवरक का सुनते होंगे, और भी कोई भी, सोने का होगा, डायमंड का होगा, कोई भी कैसा भी किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। तो माइंस का, मिनरल्स का, अगर कोई भी खादान वगैरह है जमीन के नीचे है, वो भी हमारे लिए लैंड है, वो भी हमारे लिए अचल संपत्ति है। यानी अचल संपत्ति कहने का मतलब ये हो गया कि लीगली एंड टेक्निकली उस पर लिमिटेशन पीरियड 12 साल वाला लग जाएगा। आप मुद्दे पे ही रहना, इधर उधर मत जाना। यानी अगर हम लोग बोल रहे हैं खनिज वाला जमीन, हम लोग बोल रहे हैं मिनरल्स वाला जमीन, हम लोग बोल रहे हैं माइंस की बात कर रहे हैं, माइंस मिनरल्स, तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, इंडियन लिमिटेशन ऑफ लॉ की बात करें, तो 12 साल का जो टाइम पीरियड है वो उसके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा भी लैंड में बहुत कुछ होता है। इसके अलावा लैंड में आता है जैसे कोई भी चीज जो कि जमीन में फिक्स की गई हो, एनीथिंग फिक्स्ड टू द लैंड। इसके अलावा ग्रोइंग ट्रीज, क्रॉप्स, ये सब भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा इसमें भी कुछ काट करके, हटा करके, यानी कि एक्सेप्ट दो, जिसको हम ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जिसको हटा दिया जाता है, उसको छाट करके हटा दिया जाता है। इसके अलावा लैंड का और भी मीनिंग निकल सकता है। तो चलिए मैं पहले आपको ना कंप्लीट एक एक करके मीनिंग पहले शेयर कर देता हूं कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो देखिए, अब लैंड का जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो लैंड का सबसे पहला जो मीनिंग निकाल के दे रहा हूं, उसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होता है। लैंड का मतलब होता है एनी ग्राउंड, ओके, सॉइल, अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मीडोज, एग्जाम्पल के तौर पर पैस्चर्स, एग्जाम्पल के तौर पर वुड्स, एग्जाम्पल के तौर पर मूर्स, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर्स। यानी वाटर का मतलब लैंड के ऊपर जो वाटर है वो वाटर्स। इसके अलावा मार्सेस, इसके अलावा हीथ, हाउसेस, घर, एंड अदर, एंड अदर buildings upon it, and other buildings upon it, other buildings upon it। ये हो गया एक मीनिंग आपका लैंड का। दूसरा जो कंप्लीट मीनिंग मैं अब आपको दे रहा हूं, इसका मतलब होता है द एयर स्पेस। यानी एयर स्पेस यानी जमीन के ऊपर जो हवा है, यानी कि जमीन की ऊपरी सतह पर जो खाली है, जो एयर स्पेस है वो। यानी आप समझ लीजिए, इसको जरा टेक्निकली समझते हैं। टेक्निकली कहने का मतलब कि अगर आपके पास सपोज करो कि 1000 स्क्वायर फीट का कोई लैंड है, तो 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मान लीजिए कि G+3 बनाया हुआ है। तो G+3 के ऊपर जितनी भी एयर है, जितना भी ऊपर खुला आसमान है, वो सब आपका है, उसको कोई कवर नहीं कर सकता है। यानी वो भी अचल संपत्ति के दायरे के अंदर आता है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दायरे के अंदर आता है। जो ऊपर का खुला हुआ स्पेस है वो, यानी G+3 खत्म होने के बाद, यानी आप इसको सिंपल भाषा में जो हम लोग कहते हैं ना, छत, छत के ऊपर का जितना भी स्पेस है वो सब क्या है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से जिस ग्राउंड से आपका फ्लैट शुरू होता है, अपार्टमेंट शुरू होता है, उसके नीचे का जो भी पदार्थ है, जो कुछ भी एलिमेंट है, कुछ भी निकलता है, एक्सेप्शन है उसमें भी, बट जो कुछ भी निकलता है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अचल संपत्ति होगा, और आपसे उसका कनेक्शन है, यानी आपका है वो सीधे तौर पर। एक्सेप्शन है, कोई ऐसा एलिमेंट ना निकल जाए जो कि सरकार जिसको कब्जे में रख सकती हो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट या कोई ऐसी चीज, आर्टिकल, वस्तु मिल जाती है जिसको सरकार अपने नियम के हिसाब से कंट्रोल कर सकती है, जैसे एंशिएंट थिंग्स। अब आपके घर के नीचे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन करने के दौरान हड़प्पा के टाइम के, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का कुछ निकल गया, तो वो क्या है, सरकार की चीज है, वो आपका उसकी पर्सनल यूज की चीज नहीं है, आप उसको अपने घर में कब्जा करके रख नहीं सकते। सो वो जो नीचे निकल रहा है, जो माइंस मिल रहा है, जो मिनरल्स मिल रहा है,
वो सब आपका है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कौन सा हो सकता है आपका, या कोई हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी किस पे सरकार कंट्रोल कर सकती है, किस पे सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो मोटे तौर पर बात क्या हो गई कि ये जो जमीन अगर हम ये मान लें तो जमीन के ऊपरी जो हिस्सा है वो और जमीन का नीचे का जो हिस्सा है वो, ये भी लैंड ही कहलाता है। अगर ये लैंड कहलाता है तो ये फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सोच लीजिए, हवा भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक तरीके का हो गया। इसीलिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। द एयर स्पेस, मैं क्या बोल रहा हूं, द एयर स्पेस। उसी तरीके से नीचे का, तो नीचे का तो खैर क्लियर है। नाउ इसके अलावा और आइए, थर्ड मीनिंग निकालिए। लैंड का मतलब क्या हो सकता है, माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स, MINERALS होगा, मिनरल्स, बेनेथ इट, उस लैंड के नीचे जो कुछ भी है माइंस और मिनरल्स वो। चौथा मीनिंग लैंड का क्या निकल सकता है, लैंड का मतलब होता है एनीथिंग फिक्स्ड टू द लैंड, एनीथिंग फिक्स्ड टू द लैंड, एनीथिंग फिक्स्ड टू द लैंड। ये भी क्या हो गया, सीधे सीधे तौर पर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, एनीथिंग फिक्स्ड टू। इसके अलावा पांचवा मीनिंग में आ जाइए, लैंड का मतलब क्या हो सकता है, लैंड का मतलब मैं बोल रहा हूं लैंड इज इक्वल टू ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग ट्रीज, ग्रोइंग ट्रीज। इसके अलावा इसी में, लेकिन हर एक ट्रीज ग्रोइंग क्रॉप्स या हर एक ट्रीज लैंड नहीं होता है, उसको छोड़ देंगे, वो लैंड नहीं होगा। एक्सेप्ट, तो यही पूछ देता है एग्जाम में, जो एक्सेप्शन है वो अक्सर पूछा जाता है। सो एक्सेप्ट दोज विच broadly speaking, which broadly speaking are produced, broadly speaking are produced, हम उसकी बात कर रहे हैं, वैसे सामान की बात कर रहे हैं, वैसे ग्रोइंग क्रॉप्स और ट्रीज की बात कर रहे हैं जो कि क्या होते हैं, पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं बाय द लेबर ऑफ द ईयर, एक साल के टाइम पीरियड पर। सो आर प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड, ब्रॉडली स्पीकिंग, कॉमा लगा दीजिए यहां पर, आर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, इन द ईयर बाय द लेबर, बाय द लेबर ऑफ द ईयर। सो पूरे साल की मेहनत लगाने के बाद अगर कोई चीज पैदा हो रही है तो उसको हम यहां पर छोड़ के हटा देंगे, यानी वो लैंड के डेफिनेशन में नहीं आएगा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में भी नहीं आएगा, जो लैंड में नहीं आ रहा है वहां भी नहीं आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, अगर हम ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहां पर मैं क्लियर लिख देता हूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के हिसाब से, मालिकाना हक के एंगल से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओनरशिप, जो लैंड होता है, लैंड बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है हॉरिजेंटल लॉन, हॉरिजेंटल लैंड, और दूसरा होता है वर्टिकल लैंड। ये सब लैंड है, ये सब के सब लैंड है। इसके अलावा हॉरिजेंटल लैंड के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी लैंड कहलाएगा, वर्टिकल लैंड के ऊपर का स्पेस जो एयर स्पेस है वो भी लैंड कहलाएगा। सिमिलरली जो आपका वर्टिकल या हॉरिजेंटल लैंड के नीचे का माइंस और मिनरल्स है वो भी लैंड ही कहलाता है। सो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से अगर आप कहें तो ये लैंड है। और जो चीज लैंड के कैटेगरी में फॉल कर रही है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नाउ ये तो हो गई लैंड, लैंड की बात थोड़ी थोड़ी। अगर मैं इस पॉइंट पर थोड़ा सा और डिटेल आपको शेयर करूं, यानी ओनरशिप के हिसाब से जमीन अगर हॉरिजेंटल है
तो भी वो लैंड ही है, वो अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ओनरशिप के हिसाब से अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि वर्टिकल है और वो लैंड के डेफिनेशन के अंदर है, तो ऑफ कोर्स वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। नाउ इन सब के अलावा एक और चीज मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे किसी भी लैंड के ऊपर सेपरेट ओनरशिप भी क्या किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। सो नाउ यू कैन राइट इट डाउन नेक्स्ट डेफिनेशन के तौर पर। सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ, लैंड का मीनिंग क्या होता है? सेपरेट ओनरशिप, सेपरेट ओनरशिप में एग्जिस्ट इन। सो देखिए, सेपरेट ओनरशिप किन किन मामलों में एग्जिस्ट कर सकता है? पॉइंट नंबर 1, जहां पर मिनरल्स मिल रहे हैं, स्ट्रेटा यानी लेयर, स्ट्रेटा ऑफ मिनरल्स। इसके अलावा नंबर 2, इन द स्पेस occupied by a tunnel, in the space occupied by a tunnel. Now the third one कौन हो सकता है सेपरेट ओनरशिप के पॉइंट से? डिफरेंट स्टोरी बिल्डिंग। सो सेपरेट ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए तो एकदम अलग। और यहां पर टर्म जो इस्तेमाल हो रहा है वो है ओनरशिप, ये पोसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सो व्हाट इज बेसिकली लैंड इज, लैंड क्या क्या हो सकता है, ये आपको ये आइडिया मिल रहा होगा थोड़ा थोड़ा। नाउ और भी थोड़ा आगे चलें तो लैंड का मतलब यूजुअली सिर्फ फिजिकल सेंस में नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब आप इसको जरा सा टेक्निकली जोड़ के पढ़ते रहना, ये मत सोचना कि सर ये क्या बता रहे हैं। टेक्निकली जोड़ के पढ़ने का मतलब क्या है, टेक्निकली जोड़ के समझने का मतलब क्या है, कनेक्ट करके। इसका मतलब अगर वो लैंड, कोई चीज लैंड के डेफिनेशन के अंदर आ रही है, सीधे तौर पे समझिए, तो वो अचल संपत्ति के दायरे के अंदर आ रही है। और अगर कोई चीज अगर अचल संपत्ति के दायरे के अंदर आ रही है, उस डोमेन में आ रही है, तो उस अचल संपत्ति के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एप्लीकेशन लग सकता है। उसी तरीके से अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग रहा है तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन भी लग सकता है। उसी तरीके से उस पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लग सकता है। इसी तरीके से और भी इंडियन एविडेंस एक्ट या दूसरे तीसरे चौथे जो एक्ट या प्रोविजंस हैं वो भी अप्लीकेबल हो सकते हैं। तो आप उसको उस एंगल से कनेक्ट करके देखिए। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रॉडली समझ ले रहे हैं कि लैंड में किन किन चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। यानी मिनरल्स या माइंस अगर मिल गया आपको जमीन के नीचे, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई मैटर बड़ा हो जाता है, सिविल डिस्प्यूट हो जाता है, तो वहां एविडेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे मैटर पर एविडेंस एक्ट लग सकता है। यहां तक की बात हम लोग कर रहे हैं। ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब जरा समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी आने वाला है 2 मिनट के अंदर, उसको जरा समझना है। लैंड का मतलब या लैंड का मीनिंग यूजुअली सामान्य तौर पर फिजिकल सेंस में सिर्फ नहीं लेना चाहिए। फिजिकल सेंस कहने का मतलब जो आपको जमीन पर दिखता है ना, कि जिस पर खड़े हैं, जिस पर घर बना के रह रहे हैं, जिस पे आप अपना जानवर बांध रहे होंगे, हो सकता है अगर आपके घर में 4 व्हीलर है तो वो उसको रख रहे हैं, अगर आपके पास कोई एरोप्लेन है तो आप उसको रख रहे हैं, वॉट एवर इट मे बी, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा लैंड ही आपको दिखता है। तो सिर्फ वही लैंड नहीं है सर, उसके ऊपर भी कुछ, उससे अलग भी कुछ चीजें हैं जो लैंड के डेफिनेशन के अंदर आती हैं। यानी जो भी आपको दिख रहा है फिजिकल सेंस जो दिख रहा है, उससे रिलेटेड जो राइट्स हैं वो भी लैंड है।
फिजिकल सेंस में जो आपको दिख रहा है उससे रिलेटेड जो राइट्स हैं वो भी लैंड की कैटेगरी में फॉल करता है। सो इट मींस ऑल राइट्स ओवर द लैंड, अ राइट टू शेयर इन द प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ लैंड्स। ये भी क्या होगा, जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल पहले शेयर करता हूं, थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए सीमेंट बनाने की फैक्ट्री है, मान लीजिए खाद फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री है। तो जैसे एक फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री है, कंपनी, कोई कंपनी फर्टिलाइजर बनाती है, खाद बनाती है, यूरिया वगैरह नाम सुना होगा आपने। अब जो खाद बनाती है कंपनी, फर्टिलाइजर्स बनाती है, तो वो बड़े बड़े मशीनरी प्लांट का इस्तेमाल करती है। खुदा ना खास्ता वो प्लांट, वो फैक्ट्री की हालत अच्छी नहीं रही, किसी के प्लांट की फैक्ट्री की हालत अच्छी नहीं रही, उसको मजबूरी बस वो पूरा का पूरा जो फैक्ट्री है वो उसको सेल करना है। तो फैक्ट्री सेल करने का मतलब क्या समझना चाहिए, सेल ऑफ ए फर्टिलाइजर फैक्ट्री वुड इंक्लूड द लैंड ओनली। नंबर वन, ध्यान से सुनिएगा, सेल ऑफ ए फर्टिलाइजर फैक्ट्री would include only the land, number one. Number two, would include the land as well as the plant and the machinery of the factory. And number three, both. And number four, the last option is none of the above. So क्या लगता है आपको, इसमें से कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही होना चाहिए? क्या ओके हो सकता है? एनीबॉडी? थोड़ा क्विक रिप्लाई करना अगर आवाज आ रही है तो, ऑडिबल है तो। सर बहुत। क्यों का भी आंसर साथ में दीजिए मैडम, अधूरा नहीं, पूरा कंप्लीट। सर वो जो प्लांट है वो तो लैंड के ऊपर ही है, तो प्लांट जब बेच रहे हैं तो उस समय तो लैंड में ट्रांसफर हो रहा है सर। लैंड भी तो फैक्ट्री का मतलब सिर्फ लैंड से होगा कि सिर्फ ये अपना मशीन से होगा कि दोनों से होगा? आपका आंसर है कि दोनों से होगा, मतलब वो जमीन भी बेच रहा है उसके साथ साथ वो प्लांट भी बेच रहा है। जी सर। मेरी मर्जी, मैं मशीन बेच दूं, मैं जमीन ना बेचना चाहूं तो, क्योंकि जमीन की कीमत अलग होगी, प्लांट की तो कीमत सर अलग होगी। आप तो बताएं कि अगर जी? आर्ट से कोई भी अटैच होता है, जैसे कुछ भी लैंड हो, बिल्डिंग हो, तो वो लैंड में ही जाता है, तो सर ये तो लैंड में ही जाएगा। अटैच टू द अर्थ है ना सर, प्लांट थोड़ी ना दूसरा ऊपर में है या नीचे में है। ओके, और एनीवन एल्स? एनीवन? जस्ट ट्राई, फिर आगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे राइट्स जब निकलेगा तो आपको तो सोचना पड़ेगा कि सर ये राइट्स कैसे हो जाते हैं अचल संपत्ति। राइट भी होता है अचल संपत्ति, लेट मी टेल यू फ्रैंकली, यानी उस राइट के लिए आप 12 साल के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। और कोई? नो वन? सर यहाँ पे जो है ना, अगर उन्होंने ओनली फैक्ट्री बेचा है, मशीन वगैरह ऑल थिंग्स, तो लैंड उसमें इंक्लूड नहीं होगा सर। लैंड इंक्लूड नहीं होगा? नहीं सर। क्यों मैडम? सर जैसे बिल्डिंग बनी होती है और नीचे जो रूम लेते हैं उनको नीचे के रूम के साथ मिल जाता है लैंड, लेकिन ऊपर अगर कोई सेकंड फ्लोर पे या कोई ऊपर लेते हैं तो उनको नीचे का लैंड नहीं मिलता है। जब तक बिल्डिंग बना रहता है उनका घर है, नीचे पर्टिकुलर लैंड नहीं मिलता है। मीन्स कि सॉरी सर, वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। यहाँ पे कंपनी को बताना पड़ेगा कि पूरा जो है जमीन के साथ बेच रहे हैं, सिर्फ फैक्ट्री नहीं बेच रहे हैं। वो तो अग्रीमेंट का मैटर है ना मैडम, अगर कोई अग्रीमेंट वैसा कर रहा है कि भाई मैं आपको लैंड नीचे का नहीं दूंगा, सिर्फ ऊपर का ही आपको फ्लैट फ्लैट बेचूंगा, सो देन इट्स अ मैटर ऑफ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर हो गया। यस सर। लीज में चले जाएगा ना सर ये वाला? क्या मैडम? लीज में चले जाएगा सर ये वाला? अभी लीज तो बहुत दूर का है, दिल्ली भी दूर है मैडम, थोड़ा रुक के रहते हैं। मैं आऊंगा लीज पे ही आऊंगा, लीज तो बहुत ही जी आगे सर। चले गया।
मैं सब शेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एकदम ओपन माइंड से चीजों को आप एक्सेप्ट करें, एनालाइज करें, समझें, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम जो आपने दिया ना सर प्रीलिम्स के, वो सर बड़े टफ जा रहे हैं, वो मतलब देख के ही डर लग रहा है क्वेश्चन देख के, वैसा आपको नहीं फील होगा। वो चीज मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। और ऑब्वियसली इसका जैसे मैं खत्म करूंगा ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पे 5 क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन, चाहे 1 क्वेश्चन, कितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बने, मैं आपके सामने रखूंगा और उसको आपको बनाने के लिए कहूंगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन से नहीं डरना है, क्वेश्चन से लड़ना है। बेसिक चीज क्या है, कॉन्सेप्ट लेना है। देखिए, लैंड का मतलब जो है वो तो आप लोग समझ रहे हैं, जो दिख रहा है उससे थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि इससे निकलना बड़ा आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। किसी चीज का सोचने का, समझने का नजरिया चेंज करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जो बचपन से हम देखते आए, जो सड़क, जो रोड देख रहे, जिस रोड पर आप साइकिल चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे बचपन में, अभी चला रहे, वो आपके लिए लैंड दिख रहा है। जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपको लैंड दिख रहा है। आपके घर के आसपास जो खाली जमीन होगी, जहां पर आप गार्डनिंग वगैरह करते होंगे, बागवानी करते होंगे, वो आपके लिए जमीन है, वो सब जमीन है। अगर आपने घर में कोई जानवर पाल रखा है, काऊ या बैल, कुछ भी बांध रखा है, वो आपके लिए जमीन है। आप जहां पर खेती करते हैं, आपके लिए वो जमीन है। आप जहां पर फसल उगाते हैं, वो आपके लिए जमीन है। अगर आप मछली पालन करते हैं, आपके पास तालाब है, उसमें मछलियां पालते हैं, वो भी आपके लिए लैंड है, वो भी जमीन है। बारिश के दिनों में उसमें कीचड़ जमा हो जाएगा, तो वो भी आप ही के लिए वो जमीन है, वो आप ही का जमीन है, चाहे जैसा भी जमीन। मतलब बोलते हैं ना, बच्चा कैसा भी हो अपना, चाहे उसके वो काइंड फिजिकली हैंडीकैप्ड क्यों ना हो, बट बच्चा अपना ही होता है, कैसा भी हो। तो सेम सेंस है, अगर जमीन खाली है तो भी मेरा है, बंजर जमीन है तो भी मेरा है, फसल लगी है तो भी मेरा है, फसल नहीं लगी तो भी मेरा है, मछली पालन है तो भी मेरा है, नहीं कुछ है तो भी मेरा ही। सो लैंड का मतलब सिंपल है कि लैंड जो आप देखते आ रहे हैं वो तो लैंड है, उसके अलावा तो जो आप देख रहे हो, जो आपको मैंने इतने सारे एग्जांपल बताए, वो सब फिजिकल सेंस है। फिजिकल सेंस का मतलब आपको वो सब चीजें दिखती हैं, यू कैन टच इट। आप कीचड़ को छू सकते हो, आप पानी को छू सकते हो, आप मछली को छू सकते हो, यानी जो आपके तालाब के अंदर है। आप जंगल को देख के समझ सकते हो, आपको जो मिनरल्स मिल रहा है, माइंस मिल रहा है, उसको आप देख सकते हो। दे ऑल आर इन द फिजिकल मोड, यस और नो, दे ऑल आर इन द फिजिकल मोड। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप छू नहीं सकते हो, यू कैन नॉट टच इट, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो लैंड है। मेरा ये कहने का मतलब, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप, जिसको आप छू नहीं सकते हो, फिर भी वो लैंड के डेफिनेशन के अंदर फॉल करती। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम उनके बारे में बात करने लगे जिनको हम छू नहीं सकते, उसको हम अपनी टीपी की भाषा में, टीपी के लैंग्वेज में राइट्स बोलते हैं। राइट्स को आप छू सकते हैं क्या? एक बच्चा आपका है, आप बच्चे का हाथ पकड़ सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं, यानी फिजिकल डिस्टेंस में उसको टच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपको यह कहा जाए कि इस बच्चे के फादर आप ही हैं, तो कैसे आप प्रूव करेंगे? आपसे यह कहा जाए कि आप इस बच्चे की मदर हैं, प्रूव करो। आप जो बच्चे के ऊपर पूरा अधिकार जताते हो, या आप वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड के ऊपर अधिकार है, कैसे आप शो कर सकते हो? हस्बैंड का हाथ पकड़ के रोड पे चला जा सकता है, वाइफ का हाथ पकड़ के रोड पे चला जा सकता है, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट? सिर्फ हाथ पकड़ लेने से राइट्स तो साबित नहीं हो जाएगा। तो जो राइट्स है यानी हस्बैंड से जुड़ा हुआ राइट्स, जो वाइफ से जुड़ा हुआ राइट्स है, उसी तरीके से लैंड से जुड़ा हुआ जो राइट्स है, वो राइट्स भी ऑटोमेटिकली लैंड ही कहलाएगा। हस्बैंड से जुड़ा हुआ राइट हस्बैंड का ही होगा, मेरे ही हस्बैंड का होगा। वाइफ से जुड़ा हुआ राइट्स मेरे ही वाइफ का होगा। तो उसी तरीके से लैंड से जुड़ा हुआ राइट्स भी लैंड का ही होगा। यानी लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राइट भी क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्राई टू गेन इट। सो इट्स ऑल्सो इंक्लूड इट, व्हाट इट इंक्लूड्स। तो ये तो जो मैंने आपको सब बताया वो फिजिकल सेंस था, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स, आप ये लिखिए, ये इसमें ये सबको पता है,
ये सब बताएंगे, ये सब समझाएंगे, लेकिन जो मेन चीज समझना है वो आपको छिपी हुई चीजें देखनी है, जो नॉन फिजिकल सेंस में एग्जिस्ट करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बट ऑल्सो इट का मतलब होता है लैंड, बट ऑल्सो इट यानी लैंड इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, इंक्लूड्स ऑल राइट्स इन द लैंड। लैंड से जुड़ा हुआ हर एक अधिकार वो आपका लैंड ही कहलाएगा, वो आपका क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस बन जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, अचल संपत्ति बन जाएगा। ऑल राइट्स इन द लैंड एंड मैं जान के यहां लिख रहा हूं एंड अ राइट टू शेयर इन द प्रोसीड्स का मतलब होता है फल, जो बाद में मिलता है। फल मतलब वो फ्रूट्स वाला फल नहीं, जो हमें अल्टीमेट रिजल्ट जिसको बोलते हैं। A right to share in the proceeds, a right to share in the proceeds कब मिलेगा ये, ऑफ सेल ऑफ लैंड। आप जमीन अगर मान लीजिए कि दो भाइयों की जमीन है, तो दोनों भाई अपना अपना हिस्सा मांगेंगे ना, हिस्सा मांगेंगे, यानी अगर बिक रहा है वो लैंड तो उसका पैसा मांगोगे कि नहीं मांगोगे आप। तो आप जो जिस अधिकार से बोलते हो भाई मेरा भी पैसा बनता है उस जमीन के ऊपर, जमीन बेचा ना तुमने, मेरा पैसा दो। हाउ यू कैन से दैट कि मेरा पैसा दो, क्योंकि आप कह रहे हो कि जी उस लैंड के ऊपर मेरा अधिकार है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूं, डोंट वरी। सो राइट टू शेयर इन द प्रोसीड्स फाइनल रिजल्ट अल्टीमेट ऑफ सेल ऑफ लैंड। अंडर ए ट्रस्ट फॉर से कोई भी चीज सेल करने के लिए बैठ। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ना कलर से आपको चेंज करके शो कर रहा हूं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एडीजे वालों को सीजे सबको लगता है, डोंट फॉरगेट, ये ऐसा चीज है, क्योंकि मैं बार बार कर रहा हूं, मैं जो बताऊंगा एडवांस लेवल का आपको नॉलेज दे रहा हूं, क्लैट वाला नहीं दे रहा हूं। क्लैट में भी एडवांस हो रहा है, तो यहाँ तो आप लोग ऑलरेडी एडवांस्ड हो। ये दोनों क्या है, लैंड है, ये दोनों लैंड भैया, ये सब लैंड कहलाते हैं, LAND लैंड। अब आइए एग्जाम्पल पर। मैंने आपसे एग्जाम्पल कहा कि अगर मान लीजिए सेल होता है, SALE सेल, किसका, सेल ऑफ अ फर्टिलाइजर फैक्ट्री, फर्टिलाइजर फैक्ट्री। सो सेल ऑफ ए फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इसमें क्या क्या होगा, आप एकदम कॉमन सेंस, एकदम बच्चों की तरह, या जो आपने देखा है अभी तक, वो हमने जो देखा है अभी तक, क्या देखा है, एक जमीन होगी, बड़ा सा एरिया होगा, 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा। उस एरिया पर एक बड़ा भारी सा मशीन लगा होगा। सो सेल ऑफ ए फर्टिलाइजर फैक्ट्री जब हम करेंगे तो उस पर क्या बिकने वाला है, मशीन्स। प्लस मशीन्स तो दिखेगा ही, क्योंकि कोई भी आगे तो मशीन की वैल्यू तो लगनी ही वाली है, मशीन का कीमत तो आप लेंगे ही लेंगे। अगर आप ही सेल कर रहे हैं या आप परचेज कर रहे हैं, तो आप सामने वाले से बिल्कुल सामने से उम्मीद रखेंगे भैया ये मशीन तो देगा ही देगा। आप क्या बेच रहे हो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बेच रहे हो। ध्यान से समझिए, फर्टिलाइजर बेचना इज समथिंग डिफरेंट। जो बोरे में पैक होके आ रहा है 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो, वो दैट इज डिफरेंट, दैट इज द आउटपुट, दैट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूं कि जो मशीन तैयार करती है फर्टिलाइजर्स, वो मशीन, उसकी कीमत लगाई जाएगी। एंड एज वेल एज क्या लगने वाला है, द लैंड। सो मशीन प्लस लैंड दोनों मिला करके हम बेच सकते हैं, और ये दोनों चीजें क्या होंगी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री का हिस्सा होंगी।
हाँ, दूसरी एक भी चीज हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों को अगर आप मिला के बेचोगे तो ये लैंड ही होगा, और ये अगर लैंड के डेफिनेशन में आ गया तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि लैंड ऑटोमेटिक अपने आप में इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया तो इसमें कोई डिस्प्यूट होता, भले ये चल संपत्ति है, डोंट फॉरगेट भाई, मशीन पहले से धरती ने पैदा करके नहीं छोड़ दिया था, वहां पर जनरेटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वो सब सर जमीन ने पैदा नहीं किया था, इंसानों ने उस पर लगाया है पैसा, मेहनत, टाइम, एनर्जी, मनी सब लगाया है। उसको कहीं से ला करके इंपोर्ट करके लाया गया होगा, लाया हो गया होगा ट्रैवलिंग के जरिए किसी तरीके से ढो करके, उसके बाद उसको जमीन में डाला गया, रखा गया, उसके बाद तो आप मशीन प्लस लैंड, तो आपकी मर्जी, आप मशीन को अलग करके बेच सकते हैं, आप लैंड को अलग करके बेच सकते हैं। हो सकता है कि आप बोले ना भैया सिर्फ मेरे को मशीन ही बेचनी है, लैंड नहीं बेचनी, क्योंकि आपका प्लानिंग कुछ और है, यानी आपका प्लानिंग है कि मैं फर्टिलाइजर फैक्ट्री का मशीन बेचूंगा, जमीन नहीं बेचूंगा। यू कैन सेपरेट इट, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, जरा टर्म पर गौर करना, मैंने बोला फर्टिलाइजर फैक्ट्री, मैंने बोला फर्टिलाइजर फैक्ट्री। सो कैन यू इमेजिन अ फैक्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स विदाउट ए लैंड? विदाउट ए लैंड कोई आप फैक्ट्री इमेजिन कर सकते हो क्या? भैया वो मशीन हवा में थोड़ी टंगी रहेगी क्या? कोई भूत प्रेत है कि हवा में उड़ जाएगा ऊपर? कल मैं भूत पुलिस देख रहा था, उड़ जाते हैं भूत पुलिस वाली मूवी में, भूत वगैरह उड़ते हैं ना ऊपर 100 फीट 50 फीट जमीन से ऊपर, तो हवा में नहीं लटक जाएगा, कोई इक्विपमेंट नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, if you are selling a fertilizer factory, it's impossible to imagine a factory without a land. लैंड के बिना फैक्ट्री की कल्पना करना असंभव है, यानी कि जमीन के साथ साथ आपको इक्विपमेंट देना ही पड़ेगा, इक्विपमेंट के साथ साथ आपको जमीन हर हालत में सेल करना ही पड़ेगा, तभी आप फैक्ट्री सेल कर सकते हो, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। यस और नो, ये बात अभी तक घुसी दिमाग में कि नहीं घुसी? आई समझ में कि नहीं आई? यस और नो, क्लियर बताना। यस सर। तो जब किसी चीज को आप सेल करते हो तो आपको सेल करने के पहले आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए, व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, आप सेल करना क्या चाहते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू परचेज। बेचने वाला तो बेच रहा, आपको खरीदना क्या है, यू मस्ट मेक इट वेरी क्लियर। बिना जो आप चीज खरीदने जा रहे हो, जो सामने वाला बेच रहा है, क्या हम ले सकते हैं? भैया फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खरीद रहे हो, फैक्ट्री 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 खरीद रहे हो, तो बिना मशीन के फैक्ट्री नहीं बन सकती, और बिना जमीन के फैक्ट्री मशीन लग नहीं सकती, तो फैक्ट्री बनेगा कहां से? फैक्ट्री के लिए जमीन भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, तो उस हालत में अगर फैक्ट्री बिकेगी तो विदाउट ए लैंड यू कैन नॉट इमेजिन अ फैक्ट्री। तो उस हालत में जमीन पर रखा हुआ एक एक नट बोल्ट भी जो है, एक नट बोल्ट भी जो रखा हुआ है, एक छोटी सी कील जो लगी हुई है, एक छोटा सा तार भी लगा हुआ है इक्विपमेंट का, कुछ भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, वो सब फैक्ट्री कहलाएगा। और अगर वो फैक्ट्री हो गया तो फिर वो अचल संपत्ति यानी लैंड के दायरे के अंदर आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? चलिए अब दूसरा मैं आपको शेयर करता हूं एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आप किसी को अपना कोई जमीन बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग योर लैंड, यानी अपना माई लैंड, आपका लैंड बेच रहे हैं। तो अगर आप अपना जमीन बेच रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपका एक लैंड बेच रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, लैंड बेच रहे हो, लैंड 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 लैंड, आप जमीन बेच रहे हो प्रभु। फर्क समझिए, बिल्डर लोग समझता है, ये जो ब्रोकर होता है ना, रियल एस्टेट एजेंट, ये सब समझता है प्रैक्टिकल में, आप थ्योरी में सीखते हो, वो प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए थोड़ा तो आइडिया उनके पास ज्यादा होता है, लेकिन हम उनसे उनके भी बाप होते हैं, क्योंकि हमें भी पता होता है कि जो चीज वो छील नहीं सकते, जिसको वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जिसकी वो व्याख्या नहीं कर सकते, हम उनकी वहां पर भी घुस के उनकी व्याख्या कर देते हैं। आपको मैंने क्या बोला, व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, यू आर गोइंग टू सेल अ लैंड। लैंड बेचने का मतलब क्या हो गया प्रभु, कि लैंड, जब जमीन बेच रहे हो तो जमीन की जो हवा है वो भी बिक रही है, जमीन पर अगर कोई कीचड़ है तो वो भी बिक रही है, जमीन पर एक छोटा सा घर बना हुआ है, चाहे वो पक्का हो चाहे वो कच्चा हो, वो भी बिक रहा है।
everything is selling there. Just a second, hold कीजिए, just a second. You are selling a land, you are selling a land, you are selling a land. तो लैंड बेच रहे हो तो लैंड के ऊपर चाहे 100 ग्राम सोना निकल जाए, चाहे 1 तोला सोना निकल जाए, चाहे वहां पर खुदाई करने के बाद डायमंड निकल जाए, चाहे वहां पर भूसा निकल जाए, चाहे वहां पर आदमी का कंकाल निकल जाए, चाहे जानवर का कंकाल निकल जाए, वो सब आप ही का है भैया. यू आर सेलिंग दैट. जानवर का कंकाल, आदमी का कंकाल, सब कुछ आप बेच रहे हो. उसके ऊपर अगर आपने पक्का मकान बना रखा है, छोटा सा, बड़ा सा, मोटा सा, पतला सा, कुछ भी कैसा भी, वो भी आप सेल कर, बिकॉज यू आर सेलिंग लैंड, यू आर सेलिंग लैंड. उस पर अगर पानी जमा हुआ है तो वो भी आप सेल कर रहे हो. उस पर कीचड़ जमा है, आप वो भी सेल कर रहे हो. तो जमीन के नीचे अगर कुछ भी निकला तो वो आप सेल कर रहे हो, जमीन के ऊपर जो निकला वो भी सेल कर रहे हो. जमीन के ऊपर कीचड़ है, यू आर सेलिंग द कीचड़. जमीन के ऊपर घास का मैदान है, वो आप सेल कर रहे हो. जमीन के नीचे अगर कोयला है, अब्रक है, कुछ माइंस है, मिनरल्स है, वो भी आप सेल कर रहे हो. सो व्हाट यू आर सेलिंग इज द लैंड. सो व्हेन यू आर सेलिंग अ लैंड टू समवन एल्स, इट मींस इट इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स, ऑल द मटेरियल्स. सो अगर मैं इसको एक और सिंपल, एकदम सिंपल रखूं, सो वेयर, एक एग्जांपल और लिखिए, वेयर द सेलर, वेयर द सेलर सेल, where the seller sell a land, sells a land करिए, sells a land to the purchaser. Where the seller sells a land, land sell करता, देखने में बड़ा छोटा सा शब्द है, पकड़ना है आपको. To the purchaser, तो क्या होगा, the land would also, the land would also include, क्या include करेगा land, the land would also include the house, the house, comma, the house that stood, stood, stood on it. उस लैंड के ऊपर अगर कोई हाउस होगा तो इंक्लूड कर लेगा. includes mines and minerals, mines and minerals beneath it, beneath का मतलब नीचे, beneath it. माइंस और मिनरल्स अगर उसके नीचे है वो भी. इंक्लूड्स मीडोज, इंक्लूड्स एवरीथिंग, जो भी है, ईटीसी में कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है. अब आपको समझ में आ गया होगा कि जमीन बेच रहे हैं. जमीन, बिल्डर आपको सर जमीन नहीं बेचता, मैडम जमीन नहीं बेचता आपको. बिल्डर आपको क्या बोलता है, सुपर बिल्डअप एरिया है मेरे. बिल्डर का मतलब बिल्डर बना करके कुछ बेच रहा है. छोटे शहरों में तो खूब लूटते हैं बिल्डर, खूब लूटते हैं. बस एक चार तरफ से दीवार घेर देगा, एक छोटा छोटा हिस्सा बना देगा, एक छोटा सा टॉयलेट, एक छोटा सा वॉशरूम, एक छोटा सा किचन, 2 बेडरूम, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कर देगा. बोलेगा 1100 स्क्वायर फीट दे रहे हैं सर आपको, 1200 स्क्वायर फीट दे रहे हैं आपको. We are providing 1100 square feet, we are providing 1200 square feet plus parking, open parking. पार्किंग भी बैक नहीं, खुला पार्किंग. तो वो घर बेच रहा है. तो घर बेचता है तो घर के अंदर लगी हुई हर एक चीज वो बेचेगा. गॉट इट. जब वो घर बेचेगा तो घर के अंदर लगी हुई हर एक चीज बेचेगा. तो घर में अगर वायरिंग कर रखी है तो वायरिंग जोड़ के बेच रहा है वो. घर के अंदर मान लीजिए अगर वो एसी फ्रिज लगा के दे रहा है आपको, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली फर्निश्ड हाउस, तो फर्निश्ड हाउस बेच रहा है तो अंदर का सारा सामान का कीमत जोड़ के बोलेगा वो. घर बेच रहा है, घर, घर, मकान बेच रहा है. घर और मकान में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन अगर टेक्निकली बोले तो जो बिल्डर बना के बेच रहा है बस उसको समझिए. तो बहुत से लोग बोलते हैं मैं फर्निश्ड हाउस बेच रहा हूँ, फर्निश्ड घर. तो बोलेगा अनफर्निश्ड, तो अनफर्निश्ड में कुछ नहीं, दीवार खड़ा कर देंगे, वायरिंग कर देंगे, किचन में एक छोटा सा स्लैब लगा देंगे, हो गया. बाकी आप अपना बनाते रहो, जो लगाना लगाते रहो अलग से. मतलब फैन लगाओ आपका, किचन में आप वो कराओ, पंखे पंखे लगाओ, इधर उधर जो भी आप कंस्ट्रक्शन करना है, अंदर कुछ भी एक्सप्रोजेट करना है, वो सब आपका. तो बिल्डर घर बेचता है,
सेलर जमीन बेच सकता है, बिल्डर हो सकता है जमीन भी बेचे। तो जमीन जो अगर बेचेगा तो जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका, जमीन के नीचे का हिस्सा आपका। सो हाउस इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड इज ए इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो व्हेन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हाउस के अंदर जो कुछ भी रहा, अब मान लीजिए कि कोई भूतिया हाउस होता है, हॉन्टेड हाउस जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो भाई घर बेच रहा है तो घर के अंदर का भूत भी आपको बेच दिया, वो बेचता है, वो भूत भी बेच रहा है, यानी भूत भी बिक रहा है साथ में। घोस्ट इज ऑल्सो सेलिंग बाय द बिल्डर। बात बार सुनते होंगे ना, बहुत भूत होते भी है नहीं भी होते हैं, वो अलग इश्यू है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार सुनते होंगे कहीं पर कंस्ट्रक्शन होते होते क्या 4-5 लेबर मर गए, मजदूर मर गए, कहीं किसी के साथ कुछ हो गया, उसकी आत्मा भटक रही है, तो उस घर में है, उस घर को बेच दिया, तो घर के अंदर जो भूत रहते उसको बेच दिया। यानी कि जो चीज बेची जाती है उसके अंदर का सारा चीज बिक जाएगा, उसके आसपास की जो चीज है वो बिक जाएगी, उससे कनेक्टेड जो चीजें होंगी वो बिक जाएंगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये समझ में आ रहा है लैंड का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ आजकल तो जमाना थोड़ा और बदल गया है, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। आजकल क्या करते हैं, मुंह घर बनाते हैं, घर बना करके अगर घर आपका नीचे हो गया ऊपर हो गया, आजकल इंजीनियर इतने समझदार हो गए, इतने टैलेंटेड हो गए हैं कि आपका घर को जमीन से नीचे ऊपर भी उठा देंगे। भाई जमीन से नीचे अगर ऊपर भी उठा देते हैं तो अगेन तो अटैच कहां है, जमीन पर ही, तो उस कंडीशन में भी वो घर अटैच ही कहलाएगा, वो लैंड ही है। एक तरीके का घर जो है वो क्या है, सॉरी वो अचल संपत्ति ही है। भले ही वो एक जगह से दूसरी जगह ऊपर नीचे कर सकते, हो सकता है 2 फीट ऊपर कर दे, 2 फीट नीचे कर दे, ये भी पॉसिबल है। सो अगेन इट इज व्हाट, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज नथिंग बट इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, नॉट द मूवेबल प्रॉपर्टी। ये समझ में आ गई बात? तो यानी कि हम लैंड बेच दें तो लैंड के साथ का सारा चीज इमूवेबल हो गया। अगर घर बेच रहे हैं, अगर हाउस बेच रहे हैं, तो हाउस के साथ का सारा चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि सर फिर एसी लगा के दिया, फ्रिज लगा के दिया, वॉशिंग मशीन लगा के दिया, फर्निश्ड घर के मामले में फर्नीचर लगा के दिया, तब सर तो ऑफ कोर्स वो सबका कॉस्ट लेता है, ऑब्वियस सी बात है, वो घर के साथ बेच रहा है तो कॉस्ट लेगा ही लेगा। हाँ, लॉ के हिसाब से चले जाएंगे या आपका कोई सामान अगर अंदर खराब हो जाएगा तो वहां पर लॉ ये कहता है कि भैया ठीक है, घर तो बिक गया, फर्निश्ड हाउस बिक गया, कीमत तुमने बिल्डर को दे दिया, लेकिन 3 साल के बाद अगर फ्रिज खराब हो गया तो 12 साल वेट नहीं करना है। फ्रिज जो चूंकि हम वहां से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में फिर फ्रिज को आप क्या कर सकते हैं, चल संपत्ति के दायरे के अंदर ला सकते हैं। वो चीज यहां पर हो सकती है। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर अंदर का कोई और मटेरियल खराब हो गया, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, फैन हो, एनीथिंग, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर खराब हो गया, टूट गया, तो उसके लिए अलग ही कहानी हो जाएगी। आपने घर खरीदा, तब घर खरीदते समय या हाउस खरीदते समय वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के दायरे के अंदर बिक गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन के बिक गई। नाउ योर इंटेंशन इज टू चेंज इट, आप चाहते हो चेंज करना, नाउ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर होगी। आगे मैं बताऊंगा, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर, वो आगे मैं बताऊंगा। उसपे इंग्लिश लॉ के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत दिमाग से, बहुत कायदे से उन्होंने बताया है कि कैसे एक चल संपत्ति को अचल संपत्ति में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल इतना समझिए, जमीन बिका तो सब कुछ गया, हाउस बिका तो उसके अंदर का सारा चीज भी चला गया उसके साथ, अगर बेच रहा है कोई तो। ओके, नाउ तो ये हो गया आपका अचल संपत्ति। इसके अलावा और क्या हो सकता है अचल संपत्ति? तो चूंकि हम लोग लैंड की बात कर रहे हैं तो लैंड पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। सो लैंड का मतलब लैंड से जुड़ा हुआ बेनिफिट्स। सो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड,
बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। जमीन से अगर कोई आप बेनिफिट लेते हो, कोई फायदा उठाते हो लैंड से, आपके पास जमीन है, आप फायदा उठा रहे हो, तो अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ कोई फायदा उठाते हो तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। यानी लैंड इमूवेबल है तो वो क्या हो जाएगा, इमूवेबल ही हो जाएगा। बेसिकली इसके लिए एक टर्म है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे एक एग्जांपल पहले समझिए। आजकल बड़ा सिंपल सा फंडा है, सस्ते में आप कहीं जमीन खरीद सकते हो तो खरीद के रख लीजिए। इंडिया के अंदर ऐसे भी क्या, पूरे वर्ल्ड में जमीन पर ही लोग पैसा ज्यादा लगाना चाहते हैं। अगर आपको सस्ते में कहीं जमीन मिलती है, जमीन खरीद के रख लीजिए, कुछ दिन इंतजार कीजिए, कुछ महीने कुछ साल इंतजार कीजिए, और अगर आपके पास पैसा है तो आप वहां कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप अपार्टमेंट बनाइए, दुकान बनाइए, शॉप बनाइए, जो बनाना बनाइए। अगर पैसा नहीं है तो भी आप उससे पैसा बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास लैंड है बड़ा सा 20,000 स्क्वायर फीट का, तो आप वहां पर क्या कर देंगे, आज की डेट में पार्किंग की फैसिलिटी दे देंगे। क्योंकि शहरों में सबसे बड़ी समस्या जो है, मेजर प्रॉब्लम इन द सिटीज इज द पार्किंग। सबको चाहिए एक 4 व्हीलर, सबका एक सपना, भाई मेरे पास 4 व्हीलर हो, सबको चाहिए 2 व्हीलर, लेकिन घर जहां है वहां पर 2 व्हीलर जा नहीं सकता। घर जहां पर है वहां 4 व्हीलर घुस नहीं सकता, चाहे दिल्ली हो चाहे बहुत सारे स्टेट्स हो, नॉन दिल्ली कहीं भी। तो वैसे लोग क्या करते हैं, अपनी घर की जो गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर 8 व्हीलर जो भी है, वो लगाते हैं पार्किंग में। बदले में जिस जमीन पर लगाते हैं वो जमीन वाला मालिक जो है, हर एक पर्सन से हर एक गाड़ी के लिए चार्ज करता है। हर एक पर्सन से हर एक गाड़ी के लिए वो चार्ज करता है। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल पे दिखा रहा हूं कि यहाँ पर 6 7 8 और 9, मान लीजिए कि 9 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है आपके पास। तो 9 गाड़ियों की पार्किंग का आप क्या लेंगे, वसूलेंगे पैसा। पैसा वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे। So you have a vacant piece of land, you have a vacant piece of land, खाली जमीन का टुकड़ा है। एंड फॉर दिस पर्पस आपने क्या कहा कि 2 व्हीलर 1,000 रुपया पर मंथ, 4 व्हीलर 2,000 रुपया पर मंथ, 6 व्हीलर 3,000 रुपया पर मंथ, पैसा वसूल रहे हैं। यू कैन डू इट। सो जो बंदा आपकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, ही इज पेइंग, और आपका राइट है। व्हाट इज योर राइट, देखिए आप चूंकि ओनर है, यू आर दी ओनर ऑफ द लैंड, यू आर दी ओनर ऑफ द लैंड। सो व्हाट इज योर राइट, योर राइट टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट है, राइट टू कलेक्ट द चार्ज। जो भी बंदा गाड़ी पार्क करेगा उससे चार्ज वसूलने का आपके पास अधिकार है। तो ये जो अधिकार मिल रहा है प्रभु, ये आपको आपके लैंड की वजह से मिल रहा है। बिकॉज आपका लैंड है, आप ओनर हैं। आप किसके ओनर हैं, लैंड के ओनर हैं, और लैंड की वजह से आपको राइट टू कलेक्ट द चार्ज मिल रहा है। तो ये जो राइट टू कलेक्ट द चार्ज आपको मिला है, दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ दिस लैंड, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसको बोलेंगे बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। इसी तरीके से गांव में भी खूब होता है। गांव में बड़े बड़े जो जमीन वाले जो मालिक हैं वो क्या करते हैं, उनके यहाँ बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, वो भी एक बिजनेस चल गया है। अब हिंदुस्तान के अंदर इतने त्योहार मनाए जाते हैं ना, आप गिन नहीं सकते। शुरुआत कीजिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने त्योहार हो। एक तो पहले नॉर्मली समझ लीजिए कि अगर आपके पास खाली जमीन है तो उस जमीन का इस्तेमाल आप करवा देंगे, शादी के लिए टेंट वगैरह लगवा देंगे, यानी शादी का मंडप बनवा के रख सकते हैं, मैरिज प्लेस। गांव में मैरिज प्लेस मतलब तंबू गाड़ के भी शादी हो जाएगी। उसको भी आजकल इतने शानदार तरीके से करते हैं ना कि बस आपका दिल करेगा डेस्टिनेशन है भैया, यहाँ पर ही करेंगे। तो एक तो वो आप शादी के लिए, शादी के सीजन में शादी के लिए कर रहे हैं।
आउट ऑफ शादी का सीजन, अगर मैरिज सीजन की बात छोड़ दी है तो सरस्वती पूजा लीजिए, होली खेलेंगे, दिवाली में हम मूर्ति बिठाएंगे, दुर्गा पूजा में मूर्ति बिठाएंगे, सावन आएगा तो सावन में वो शंकर जी की पूजा होगी, फिर जन्माष्टमी होगा तो कृष्ण भगवान की पूजा होगी, फिर कोई जयंती होगी बुद्ध भगवान की तो बुद्ध मूर्ति होगी, बुद्ध पूजा होगी, तो फिर उधर रामनवमी आएगा तो हनुमान की पूजा होगी। तो हर मतलब साल में 12 महीने में कुछ ना कुछ पूजा लगी रहेगी। तो खाली जमीन है भैया, पैसे लगेंगे, तुमको जो करना है करो। तो जो मूर्ति पूजा लगाएंगे वहां पर पूजा पाठ करेंगे उससे भी पैसा वसूलेंगे, जो वहां पर ठेला वेला लगाएंगे उससे भी पैसा वसूलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉल। तो जो स्टॉल होल्डर है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉल होल्डर। तो जो कोई अगर स्टॉल लगाएगा फेस्टिवल के टाइम पर, उस स्टॉल होल्डर से भी आप पैसा वसूलेंगे, जो दिल करे, 1000, 500, 2000, 5000, 10,000, वट एवर इट मे बी, जो भी आप पैसा लेना चाहें ले सकते हैं। तो you because you are the owner of that land, then you have a right to charge, right to collect the charge. You have a right to collect the charge from those stall holders. तो आपके पास राइट है टू कलेक्ट द चार्ज फ्रॉम द स्टॉल होल्डर्स, एंड दैट राइट इज अराइजिंग ड्यू टू द लैंड, एंड द जो चार्ज जो आप कमा रहे हो, जो आप पैसा बना रहे हो जमीन से, वो पैसा बेनिफिट है आपका, और वो बेनिफिट जो पैसा आपको मिल रहा है जमीन से, उसको बोलते हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, उसको बोलते हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो त्योहार के टाइम पर कोई ठेला वाला ठेला लगा दे, कोई स्टॉल लगा दे, या कोई प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रदर्शनी, तो वहां पर जैसे कि पुस्तक मेला लग गया भाई, बुक फेयर, तो बुक फेयर में जितने पब्लिशर आएंगे बुक फेयर लगाने के लिए, जो अपना स्टॉल लगाएंगे उसका जो अपना चार्ज लगाना है लगा लो भाई। सो व्हाट दिस इज नथिंग, यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम द लैंड, इसको बोलते हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो जो बेनिफिट आपको लैंड से मिलता है वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कहलाता है सिंपल इंग्लिश में, और इसी को टेक्निकली बोलते हैं प्रॉफिट्स अ पेंड्रे, प्रॉफिट्स अ पेंड्रे। तो आपको ये याद रखना चाहिए ज्यादा, इसको कुछ नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां पर कि सर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, अगर मान लीजिए कि किसी बार सपोज कीजिए 2021 में कोई नवरात्रि का त्योहार था, उस नवरात्रि के त्योहार के टाइम पर लोगों ने कहा, मूर्ति पूजा बिठाने वालों ने कहा भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा 10 दिन के, 10 दिन माता दुर्गा का पूजा होगा, हवन होगा, दिस होगा, दैट होगा, तो उसका 1 लाख रुपया मैं आपको दूंगा। क्यों? आप मालिक हैं, आपके जमीन पर करेंगे इसीलिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आप सामने से दे चाहे बैक से दे, देना पड़ेगा। और आदमी देने के लिए 3 चीजें हमेशा रेडी रखता है, ऑलवेज रिमेंबर, तन मन और धन, 3 चीजों में से कुछ ना कुछ तो आप देंगे, तीनों में से कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। मन का मतलब होता है कि आपका उसके पीछे उसके लिए अफेक्शन हो जाएगा, आपके अंदर ना श्रद्धा जाग जाएगी, आपके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट की भावना जाग जाएगी। जब आपको लगेगा ना कि पैसा मेरे से नहीं लिया, आपको लगेगा कि सामने वाले ने मेरे से कोई रुपया 1 रुपया चार्ज नहीं किया है, फ्री दे रहा, जो आपको लगता है ना फ्री, वैसे में आप उसके आभारी हो जाते हैं। वो जो कहेगा आपको करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो आपने क्या दे दिया? नथिंग इज फ्री, आपने अपना मन दे दिया। अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और मन भी नहीं देना चाहते हैं तो तन यानी कि शरीर, यानी कि श्रम, यानी कि आपको अपना कुछ ना कुछ मेहनताना शरीर लगाना पड़ेगा। तो तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, और धन क्या है? आपने फीस दे दी, पैसा दे दिया, तो आपने धन दे दिया। सो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि खाली जमीन है, बोला भैया नवरात्रि में दुर्गा पूजा करोगे, दुर्गा जी का मूर्ति बिठाओगे, पैसे लोगे? हाँ भाई लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कौन सा दुर्गा जी मेरे को 9 दिन के बाद खाना खिलाएंगे फ्री में साल भर के लिए? खिलाएंगे तो नहीं फ्री में। और कौन सा मेरे को सरकार ने रजिस्ट्री कर दी फ्री में जमीन, उसके भी तो सरकार ने पैसे लिए ना।
तो मैं फ्री में क्यों काम करूं भाई? 1 लाख रुपए की बात हो गई। अब लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि भाई अब बात ये हो गई कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हो गया पैसे के मामले में। अब ये पैसे के मामले में अगर डिस्प्यूट हो गया तो सवाल ये उठता है कि अब क्या करें। अगर पैसे की रिकवरी ऑफ मनी सूट फाइल करनी है तो हम कितने दिन के अंदर फाइल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बहुत के दिमाग में आ रहा होगा, इसका आंसर भी है, लेकिन एट दिस लेवल नहीं है। क्योंकि अगर इस लेवल पे मैं अगर आपके इस क्वेश्चन का अगर आंसर दूं, आप डायरेक्ट जो मेरे से अगर आंसर मांगते हो कि सर लिमिटेशन पीरियड 3 साल का कि 12 साल का, तो अगर आप रिकवरी ऑफ मनी सूट के लिए सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी सूट जाएंगे तब तो कोई भी कहेगा कि 3 साल। लेकिन जो राइट टू कलेक्ट जो है, राइट टू कलेक्ट द चार्ज फ्रॉम दैट लैंड, आपके लैंड से कलेक्ट कर रहे हैं ना आप चार्ज, तब तो 12 साल का है। यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए और इस क्वेश्चन को पकड़ के रखिए। इसका भी आंसर मैं दूंगा और बहुत जल्दी दे रहा हूं, ठीक है? इसलिए कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप कनेक्टेड हैं, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर। नाउ अब ये यहां तक जो चीजें मैंने बताई वो क्या थी? बेनिफिट्स प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये हो गया आपका क्या? प्रॉफिट्स अ पेंड्रे, एस लग जाएगा, प्रॉफिट्स अ पेंड्रे। तो प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूं प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। बड़े खराब से खराब चीज जो आपको ना सुनने में खराब लगता है लेकिन होता रियल में है। रियल में सब कुछ होता है, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट पे चले जाएं, लेकिन ये होता है, ऑफ कोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के खटाल है, खटाल समझते हैं, तबेला, जहां पर जानवर खूब सारे रहते हैं, 8 10 20 50 100 जानवर रहते हैं, गाय गोबर करेगी तो गोबर को तो वहीं तो रखेंगे नहीं, तो गाय का गोबर उठा करके अगर किसी स्पेसिफिक ट्रेंच, ट्रेंच समझते हैं, खाई टाइप का होता है, गड्ढा, TRENCH ट्रेंच, या ड्रेनेज, ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब होता है नालियां, नाली जो होता है ना पानी वाला वो, तो अगर किसी गड्ढे में या नाली में उठा करके उसको भरना हो, कहीं देना हो, क्योंकि आप उससे कंपोस्ट गैस बनाएंगे, वो गोबर खाद जो बनती है ना, और ये गैस वगैरह बनता है, वो गोबर गैस प्लांट, उस पर्पज से, तो ट्रेंच या ड्रेन में उठा करके सिर्फ गाय का गोबर भी ले जाने की बारी आती है, वो भी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, वो भी गोबर भी बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जमीन से जुड़ा हुआ है। यानी मैं आपको सबसे खराब से खराब चीज से भी एग्जांपल दे रहा हूं, अच्छे से अच्छे चीज से भी एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपका जमीन है, आप किसी भी कोई भी काम के लिए आपने जमीन का इस्तेमाल कर दिया, उससे कोई भी पैसा निकाल लिया, किसी तरीके का कोई भी बेनिफिट ले लिया, तो वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कहलाएगा, और टेक्निकली उसको हम प्रॉफिट्स अ पेंड्रे बोल देंगे। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब ये सवाल का जवाब तो मिल गया आपको कि प्रॉफिट्स अ पेंड्रे क्या होता है। तो प्रॉफिट्स अ पेंड्रे एक लाइन में आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको यहां पर शेयर कर देता हूं, लिखिए, where a person using his land, where a person using his land makes a profit, the right will be a right in immovable property, the right will be a right in immovable property। अब इसको मैं राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी so where a person using his land makes a profit, the right will be
राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बड़ा सीधा सा फंडा है कि जब कोई पर्सन अपने जमीन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट करता है तो उससे मिले हुए प्रॉफिट को प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे कहते हैं। ओके, इसी को कहते हैं प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल। जो लिस्ट हो सकती है छोटी, मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, इनमें से बहुत चीजें क्या होती हैं डायरेक्ट एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन के आती हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, एन अग्रीमेंट टू रिमूव सॉइल। देखिए, अग्रीमेंट किस बात का? टू रिमूव सॉइल, मिट्टी, फ्रॉम द लैंड एंड टू लेबल द प्लॉट, अब आपको घर बनाना है, आपने एक जमीन खरीद ली है, लेकिन वो जमीन ऐसे ऐसे है, ऊपर है नीचे है, फिर ऊपर है फिर नीचे है, फिर यहाँ फ्लैट है, फिर ऊपर फिर फ्लैट फिर नीचे, इस तरीके से जमीन है। तो आप क्या करेंगे? अग्रीमेंट कर लेंगे ठेकेदार के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। वो क्या करेगा? सारी की सारी मिट्टी काटेगा यहाँ से और काट करके ले जाएगा और आपको एकदम प्लेन पक्का करके जमीन दे देगा ताकि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सके। वो ऊड़ खाबड़ जमीन पर तो आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते ना इजीली। सो एंड टू लेबल द प्लॉट आफ्टर removal the soil, is an agreement किस चीज से रिलेटेड होगा? अग्रीमेंट रिलेटिंग टू, किससे होगा ये अग्रीमेंट रिलेटेड टू? अग्रीमेंट रिलेटेड टू व्हाट? क्या लिखना चाहिए? एनीवन? Immovable property. The right to remove the soil. इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर वो लिख ही दिया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एन अग्रीमेंट इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ अग्रीमेंट है, तो अग्रीमेंट के जो क्लॉज होंगे वो अचल संपत्ति से रिलेटेड होंगे। अगर इसमें डिस्प्यूट होगा तो 12 साल तक का टाइम पीरियड नॉर्मली जो है वो आपका जो भी लिमिटेशन अचल संपत्ति के लिए होगा वही लिमिटेशन यहां पर लगेगा। आप कर सकते हैं सामान्य तौर मतलब कोई डिस्प्यूट हुआ अगर ना। उसी तरीके से यहां देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल भी और आपको देता हूं। ए राइट टू एंटर द लेक। लेक का मतलब क्या होता है? झील, तालाब। ए राइट टू एंटर द लेक एंड कैच फिश फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। मेरे पास तालाब था, मेरा अपना तालाब है, मैंने रेंट पर लगाया, लीज जिसको बोलते हैं। 5 साल के लिए मैंने आपको क्या दे दिया? लीज पर दिया। अभी मैडम ने पूछा था शुरू में, लीज। तो मेरा मछली का तालाब है, या सॉरी मेरा तालाब है, आप मछली बेचने वाले लोग हैं, आपको बिजनेस करना है मछली का, आपने मेरा तालाब रेंट पर लिया, मैंने आपको 5 साल के लिए दे दिया, तो बीच में मैं इंटरप्ट नहीं कर सकता हूं। तो तालाब जो है या लेक जो है, झील तालाब जो भी है, वो क्या है? एक अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर 5 साल के इस टाइम पीरियड के दौरान किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है मेरा और आपके बीच में, खुदा न खास्ता, तो उस कंडीशन में अगर जो भी हम लिटिगेंट बनेंगे हम दोनों आपस में, तो हमारे पास जो भी पिटिशनर बनेगा या जो भी एप्लीकेंट बनेगा केस फाइल करने के लिए, उसके पास लिमिटेशन पीरियड जमीन वाला होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला लिमिटेशन पीरियड होगा। क्योंकि जो राइट पैदा हो रहा है यहां पर, वो राइट भी अचल संपत्ति से पैदा हो रहा है। लेक क्या है? लेक इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो राइट भले, देखिए राइट क्या है? मछली पकड़ने का अधिकार 5 सालों के लिए, तो मछली पकड़ने का अधिकार मिला अचल संपत्ति से, तो आपका राइट भी हो गया अचल संपत्ति वाला। राइट क्या हो गया? अचल संपत्ति वाला राइट। तो आप
जो लिमिटेशन पीरियड इसके लिए बना है उसके हिसाब से आप केस फाइल कर सकते हैं, वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सिमिलरली और भी एग्जांपल लेते हैं। राइट, मछली से ही ले लेते हैं फिर। राइट टू कैच फिश फ्रॉम द टैंक फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, और ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। देखिए यहां पर समय का जरा वैल्यू है, यहां पर वैल्यू है टाइम पीरियड का। अगर ये 2 दिन के लिए होगा तो नहीं लगेगा, 1 दिन के लिए होगा तो नहीं लगेगा, घंटे भर का होगा तो नहीं लगेगा। ये जो लिमिटेशन पीरियड लग रहा है तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड ज्यादा होता है तब, यानी कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड जो होता है नॉर्मली उसके लिए। यानी लीज पर क्या होता है, लीज को कब रिटर्न में करेंगे कब नहीं करेंगे वो सब मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन यहां पर समझिए राइट टू इंटर द लेक एंड राइट टू कैच फिश, दोनों में 2 चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां लेक में घुसने का अधिकार है। अगर आपको कोई वंचित कर रहा है तो आप 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, जब दिल करे कर दीजिए, लेकिन करने वाले तो इमीडिएट कर देंगे। अगर यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि बाप ने लिया था, उसको बाप को भगा दिया, बाप मर गया या बाप का मर्डर हो गया, बेटा छोटा है, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाया केस तो बड़ा होकर के भी केस कर सकता है लिमिटेशन पीरियड के टाइम पीरियड के अंदर। सो राइट टू एंटर द लेक, राइट टू कैच फिश, अब इतना ही पूछेगा आपसे। सो राइट टू कैच फिश, मछली पकड़ने का अधिकार अचल संपत्ति का अधिकार है। राइट टू एंटर इनटू द लेक, तालाब में उतरने का अधिकार, झील में उतरने का अधिकार अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। सो ये क्या है, अचल संपत्ति है। सो इज ए राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू मालिकाना, मालिकाना समझते हैं, राइट टू, यूपी में ज्यादा ये वर्ड चलता है, हालांकि चलता सब जगह लेकिन वहां ज्यादा चलता है, लखनऊ वाले एरिया में। राइट टू मालिकाना, मालिकाना क्या कहते हैं, मालिकाना का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, ओनरशिप, वेरी गुड। सो ओनरशिप, राइट टू मालिकाना मीन्स राइट टू ओनरशिप। सो राइट टू ओनरशिप जो है, ये जो ओनरशिप जो शब्द है ना, नॉर्मली यहां पर टीपी एक्ट के अंदर अचल संपत्ति के केस में नॉर्मली इस्तेमाल होता है। नॉर्मली, जनरली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि टीवी है तो उसके आप ओनरशिप में आपका ओनर नहीं है, टीवी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सामान्य तौर पर टीपी एक्ट के अंदर अगर मालिकाना शब्द मिल रहा है तो मालिकाना का मतलब ओनरशिप है, और ओनरशिप का मतलब अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। तो अगर एग्जाम में अगर प्रीलिम्स में सीधे पूछ दे तो आप इसको बोल सकते हैं, क्या है ये, प्रॉफिट्स ए पेंड्रे है ये। अगर इससे कोई प्रॉफिट निकल के आता है, आप मालिक है तो भैया प्रॉफिट उठाएंगे, तो प्रॉफिट उठाएंगे तो प्रॉफिट्स अ पेंड्रे हो गया। द मोमेंट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, द प्रॉफिट यू हैव जनरेटेड इज कॉल्ड प्रॉफिट्स अ पेंड्रे, profits a pendre, profits a pendre. Similarly, the next point here is a right to hold, a right to hold a fair on one's land, one's land. So right to hold a fair on one's land, किसी भी कि अपने जमीन पर किसी को भी आपने दे दिया, भैया क्या हो लेके जाओ अपना फेयर वेयर लगाओ, फेयर मतलब मेला लगाओ। उसी तरीके से नंबर 6, ए हाट, हाट तो सबको समझ में आता है, हाट सब्जी बेचने वाले बैठेंगे आपकी जमीन पर, खाली जमीन पर, दिल्ली में लगता है ऐसा, उन सब एरिया जो बोलते हैं ना उधर थोड़ा सा ये मतलब अच्छी दिल्ली नहीं आप कह सकते उसको, सबको पता है अच्छी दिल्ली और खराब दिल्ली वाला रीजन भी। तो अब कौन सा गार्डन वार्डन लगता है, भगवती गार्डन, द्वारका, उधर सब जो एरिया पड़ता है, हाट लगता है। आज आज मंगलवार को लगेगा तो बृहस्पतिवार को लगेगा, तो फिर शनिवार को लगेगा, फिर कहीं पर मंडे को लगेगा, फिर वेडनेसडे, हाट। तो जो सब्जी वाले सब्जी बेचने बैठेंगे, उसके अलावा जो भी स्टॉल लगाएगा,
किसी भी तरह का छोटा मोटा बड़ा कोई भी घर का आइटम बेचेगा, उससे आप सामान, उसका पैसा अगर आप वसूल रहे हैं किसी से, तो वो भी अचल संपत्ति से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से पैदा हुआ बेनिफिट कहलाता है। तो ये हार्ट से जो प्रॉपर्टी बेनिफिट होगा, अगेन इट्स अ प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे। ये सब जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे है, और मैं आपको रीजनिंग लॉजिक के साथ दे रहा हूं, तो रटने के चांसेस कम मुझे लगते हैं और आपको समझने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एन इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन। अब ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा वर्ड लग रहा होगा, ये सर क्या आ गया, परेशान नहीं होना है, ये भी बहुत इजी है। देखिए इक्विटी का मतलब कुछ नहीं होता, इक्वल होता है। इक्विटी का मतलब इक्वल से होता है, बराबरी से, जस्टिस से। इक्वल है तो बराबर है, बराबर है तो जस्टिस है। मतलब जस्टिस मतलब दोनों को सुनिए, समझिए, बात सुनिए। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है? इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन बेसिकली इट इज अ राइट ऑफ ए मॉर्टगेजर। ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ अ मॉर्टगेजर। ये क्या है? ये राइट ऑफ मॉर्टगेजर कहलाता है, राइट ऑफ अ मॉर्टगेजर। अब आपको पता है ये मॉर्टगेज से जुड़ा हुआ है। मॉर्टगेज जो शब्द होता है वो अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। आपको कैश की जरूरत है, जमीन आपने गिरवी रख दिया, आपको कैश की जरूरत है, आपने फ्लैट अपना गिरवी रख दिया, मॉर्टगेज कर दिया, बदले में कैश उठा लिया। अब जिसको अपना फ्लैट आपने गिरवी में दिया था, उसको कहा कि देख बेटा, देख भैया, देख बाबू, तेरे को मैंने सारे पैसे रिटर्न कर दिए, तुमने जितना इंटरेस्ट मांगा उतना दे दिया, तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मूलधन था, वो भी मैंने तेरे को रिटर्न कर दिया। सो आई पेड ऑल द थिंग्स, आई क्लियर्ड ऑल द ड्यूज। तो मैंने सारे पैसे तेरे दे दिए। 10 लाख रुपए का लोन लिया था, 10 लाख दे दिया। तुमने बोला था 10%, 10%, बंगाली में बोलते हैं 10% ब्याज, तो 10% ब्याज, तो 10% इंटरेस्ट भी तुमको दे दिया। यानी 10 लाख रुपया प्लस उस पर 10% इंटरेस्ट, वो दोनों दे दिया। अब मेरा घर छोड़ो, अब मेरा घर छोड़ो। कहता न भैया, इतना जल्दी कैसे छोड़ देंगे, तुम्हारे घर से प्यार हो गया है। घर वाले से नहीं हुआ, घर से प्यार हो गया, क्योंकि घर ऐसी जगह पॉश एरिया में है कि भैया उसका कीमत तो करोड़ों अरबों का, कहीं से हड़प ले हम सोच के। अब यहां पर जो बंदा अपना घर गिरवी रखा था, जिसने अपना घर दे करके पैसे उठाए थे, कैश लिया था, उस बंदे का यह अधिकार होगा कि कोर्ट में जाए, केस करे और बोले जनाब मैंने इससे लोन लिया था, अपना घर गिरवी रखा था, पैसे 10 लाख लिए थे, इसने 10% इंटरेस्ट का वादा किया था, मैंने वो सब कर दिया, अब ये मेरा घर छोड़ नहीं रहा है। तो यहां पर जो मॉर्टगेजर का अधिकार है, वो अधिकार किस चीज से जुड़ा हुआ है? मॉर्टगेज से जुड़ा हुआ है। मॉर्टगेज मतलब, मॉर्टगेज किस चीज से है? अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। अचल संपत्ति मतलब घर से जुड़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये बंदा केस कर सकता है। ये छोड़िए, जिस बंदे ने लोन लिया होगा, दिया होगा, वो मर भी गया, तो उसके बाद की जो पुश्ते हैं ना, वो भी केस कर सकते हैं 10-12 साल के अंदर, जो लिमिटेशन पीरियड है उसके अंदर। सो इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन इसमें भी हो सकता है। ये क्या होगा? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। भैया बेनिफिट है ना, उसका जमीन, उसका घर, उसका मकान उसको वापस मिल रहा है, ये राइट होता है, ये भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा। इसी तरीके से राइट, और थोड़ा इंटरेस्ट पे ही ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 8, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यहां पर ब्याज से है, सूद से है। एन इंटरेस्ट ऑफ मॉर्टगेज in an immovable property, in an immovable property, interest of mortgage in an immovable property। तो भैया वो लोन का लेने देने की बात थी, 10% इंटरेस्ट का झगड़ा होगा, तो 10% इंटरेस्ट जो है ना वसूलने वाली बात, वो भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी से है। तो यहां पर भी वो चीज, यहां पर इंटरेस्ट जो होगी वो प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे के दायरे में आएगा। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट लेके जाऊं, तो नेक्स्ट आपका हो जाता है डेट
DEBT, debt secured by a mortgage. Debt secured by a mortgage. डेट का मतलब होता है उधार। अभी मैंने कल भी परसों भी बताया था, लास्ट सेशन में बताया था कि हम लोग उधार दो तरीके से ले सकते हैं। अगर आपको मेरे से उधार लेना है या मुझे आपसे उधार लेना है तो आप बदले में मेरे से कोई चीज मांग सकते हो, या मैं आपसे मांग सकता हूं, या आपको मैं बिना कोई चीज अपने पास गिरवी रखे हुए आपको पैसे उधार दे सकता हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, आजकल का जमाना बड़ा खराब भैया, पैसे के लिए कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए। सो डेट सिक्योर्ड, डेट लिया 5 लाख का आपने लोन ले लिया, तो मैं उसको सिक्योर करने के लिए आपसे कोई चीज ले लूंगा। सो ए डेट सिक्योर्ड बाय ए मॉर्टगेज। तो ये जो डेट सिक्योर्ड किया गया है, डेट जो है डेट सिक्योर्ड बाय ए मॉर्टगेज, तो यहां पर ये जो डेट जो सिक्योर किया गया है मॉर्टगेज के जरिए, ये भी प्रॉफिट्स का पेंड्रे है अगर ये अचल संपत्ति से है। ऑफ कोर्स मॉर्टगेज इज अचल संपत्ति, मॉर्टगेज इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड विद इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भी हो गया। सर Now, सर इसमें अगर जस्ट सेकंड होल्ड करिए 2 मिनट दीजिए मेरे को, कंप्लीट होगा फिर सबका सुनूंगा मैं। उसके अलावा राइट टू रिसीव, आपका नोट्स हाथ के साथ बन रहा है। राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट, फ्यूचर में आपसे इतना रेंट मांगा जाएगा। राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट एंड प्रॉफिट्स ऑफ अ लैंड, ये भी प्रॉफिट्स पेंड्रे। आई थिंक ये सारे के सारे हैं, लेकिन ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं अब इसमें प्रॉफिट्स ऑफ पेंड्रे बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है। मोटे तौर पर अगर आपको समझना है तो जो भी राइट मैं बता रहा हूं, ये सारे राइट्स आर एग्जांपल ऑफ राइट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉफिट से पेंड्रे कब बनेगा, अगर आपने उससे किसी तरह का प्रॉफिट क्रिएट किया तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब मैंने खरीद लिया, लेके बैठे हुए हैं, काय का प्रॉफिट्स होगा, कुछ नहीं हुआ। अगर मैं प्रॉफिट करता हूं तो, अगर मैं बेनिफिट लेता हूं तो वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कहलाएगा, तभी वो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कहलाएगा। तो मेन जो कंसर्न मुझे यहां पर बताना है वो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट क्या होता है। मैंने आपको जस्ट कुछ मिनट पहले आपको बताया था कि आप फिजिकल सेंस में जो देखते आए हो बचपन से, चाइल्डहुड से, वो चीज तो आपको पता है कि वो अचल संपत्ति है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और कोई भी राइट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट बोलेंगे। सो उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली जितने भी एग्जांपल मैंने दिए, सो ऑल एग्जांपल्स अबव मेंशन्ड या मेंशन्ड अबव, ये जितने भी मैंने आपको 10 एग्जांपल दिए, ये सभी क्या हैं, राइट्स की बात करते हैं। और ये राइट्स किसमें, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बोलिए क्या किसको कहना है, अब बताइए मेरा क्वेश्चन, बोलिए। स्टिल यू हैव अ डाउट, यू कैन आस्क, बोलिए। सर आपने जो बोले डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज, सर वो जो आपने बोले मॉर्गेज होगा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, तो सर वो 12 बोर होगा। अगर गोल्ड वगैरह की किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में देख लेंगे तो वहां तो नहीं आएगा ना, ये क्या नहीं आएगा, गोल्ड कर दिया तो सर उसमें तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा ना, उसमें तो वो मॉर्गेज राइट जो 12 नहीं, उसके लिए अलग ही टर्म्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट में बताएंगे ना। हाँ जी नहीं सर, वो मैं इसीलिए पूछा। सर और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज तो नहीं होता है, किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी का पता तो है ही आप लोगों को, सही तो बोल रहे हैं। शब्द इस्तेमाल मॉर्गेज नहीं होता है, और भी होता है। जी सर। मैं उसको अब यहाँ पर बोल के फिर आगे नया दूसरा टॉपिक नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, अभी जी फिलहाल सर, आपको यस और नो में आंसर दे रहा हूँ। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उसको हम मॉर्गेज शब्द से इस्तेमाल करते हैं, मॉर्गेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये सारे आपको क्लियर हो गए, यानी अभी तक जो मैंने बताया उसका समरी क्या निकला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, या यूं कहिए कि लैंड वाला जो टॉपिक था उसी से हम लोग कनेक्टेड थे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको मैंने बताया अभी लैंड होता है, लैंड तो है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, किसी को कोई डाउट कहीं से भी नहीं है। तो लैंड तो हो गया, लैंड इन द सेंस फिजिकल वाला, फिजिकल सेंस में जो हम लोग बोलते हैं वो। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंक्लूड्स होता है राइट्स इन लैंड या लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्लिक लैंड। लैंड में अगर जुड़ा हुआ कोई राइट है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। यहां तक क्लियर है। अब चलिए आगे देखिए, अगर आपको याद होगा पीछे वाला मैं थोड़ा सा शो करता हूं कि हम लोग क्या क्या कर गए थे। यानी लैंड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ले लिया था, लैंड के अलावे क्या क्या था यहां आपको शो कर रहा हूं। सी लैंड फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अब मैं आपको ये बता देता हूं बेनिफिट्स आर टू अराइज आउट ऑफ लैंड, तो वो मेरे को अब बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, यानी प्रॉफिट्स आर पेंड्रे। अब आता है ये थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ एज परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। तो ये वाला पॉइंट जरूर समझिएगा, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ एज परमानेंटली, अब इसको जरा समझते हैं क्या होता है। पहले देखिए थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सेव कर दूं मैं पहले। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ये क्या होता है। देखिए यहां पर एक शब्द है, शब्द पर जरा फोकस करना है आपने, अटैच लिखा हुआ है। अटैच का मतलब कहता है जुड़ना, लगाव। सो थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, अगर मान लीजिए ये अर्थ है अपना, ठीक है, ये अर्थ है, फ्लैट मान के चल रहे हैं, अर्थ तो गोल है सबको पता है। सो अगर थिंग्स अटैच्ड बोल रहे हैं, ये हमारा अर्थ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अटैच का मतलब क्या समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि फर्टिलाइजर की फैक्ट्री सेल करनी है, तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री सेल करनी है तो जो मशीन्स होंगी फर्टिलाइजर फैक्ट्री के अंदर, आप उसको नहीं कह सकते आंख बंद करके कि सर थिंग्स यानी मशीन अटैच्ड टू अर्थ है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि जो मशीनें हैं वो अटैच हैं, अटैच का मतलब जुड़ी हुई हैं, सटी हुई हैं, चिपकी हुई हैं एक तरीके से। सो धरती से अगर किसी चीज का जुड़ाव हो जाए तो हम उसको सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि हाँ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब अगर कोई भारी भरकम मशीन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हम लोग के पास आता है वो, उसको क्या कहते हैं आप लोग, जो बैटरी से बड़ा होता है, इन्वर्टर बैटरी से, जब हम बड़े बड़े अपार्टमेंट के लिए एक उसको क्या तो बोलते हैं भाई, जनरेटर, क्या जनरेटर सर, जनरेटर से भी आजकल बड़ा आने लगा है, साइलेंट वाला, किर्लोस्कर सर वो वगैरह की। साइलेंट जनरेटर बोलते हैं सर। हाँ साइलेंट जनरेटर, जो बड़े बड़े से आते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट ज्यादा लोड के होते हैं, 7 kV इस तरह के, 8 kV 10 kV के होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, बड़ी बड़ी एक तरीके से मशीनें हैं जो नॉर्मली हमारे आपके नजर में रहती हैं, वो दिखती हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली फैक्ट्री विजिट तो करते नहीं है या कर नहीं सकते हैं किसी का। तो सामान्य तौर पर जो हम लोग देखते हैं कि हाँ भाई उसने घर में साइलेंट जनरेटर लगा रखा है, तो जो साइलेंट जनरेटर अगर कोई कहीं से लाया, मान लीजिए कंपनी से लाया, किर्लोस्कर कंपनी का आपने लिया, किर्लोस्कर नाम भी बड़ा टेढ़ा सा है, किर्लोस्कर की कंपनी का आपने कुछ ले आया जनरेटर, ये साइलेंट जनरेटर है, और ला करके उतार करके चला गया, ट्रक से लाया गया, उतारा, चला गया, ट्रक वाला रख दिया।
अब ये साइलेंट जनरेटर चूंकि धरती के ऊपर रखा हुआ है, तो क्या ये अटैच्ड टू अर्थ है? इज इट अटैच्ड टू अर्थ? यस और नो? नो सर। तो मेन चीज क्या समझनी होती है कि अगर किसी भी वस्तु का, अगर किसी भी सामान का, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का अगर सीधे सीधे तौर पर रिटेनिंग, रिटेनिंग मतलब रखे रहना, बनाए रखना, अगर वो रिटेन करता है, सिर्फ धरती पर ऐसे सिंपली रखा हुआ है अपने पोजीशन में एज इट इज, तब तक उस वस्तु को, उस सामान को हम अचल संपत्ति नहीं बोल सकते हैं। उसको हम थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ नहीं बोलेंगे, इसीलिए उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने इंटेंशन में रखा कि भाई चलिए, ये भी मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लिया, वो थोड़ा और इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जब इस मशीन को, जो मशीन मैंने साइलेंट जनरेटर की बात करी, आपने पहले से दिमाग में बिल्कुल सेट कर लिया कि ये मशीन आएगी और मैंने ये जगह बना ली है, इस जगह में लाते के साथ इसको नट बोल्ट के साथ फिक्स कर देना है जमीन के अंदर, यानी जमीन के साथ इसको अटैच करके नट बोल्ट के साथ पूरा कस के छोड़ देना है, ताकि हिले डुले नहीं अपने पोजीशन से, ताकि कल को कोई चोर वोर उठा के लेके ना चला जाए। यही होता है दिमाग में। अगर आपने इंटेंशन के साथ किसी भी सामान को जमीन के साथ अटैच कर दिया, तब वो चीजें अटैच टू अर्थ कहलाती हैं और उसी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी सामान अपनी जगह पर सिर्फ जमीन से इसीलिए रखा हुआ है कि वो बस रखा हुआ है, बस वो रखा हुआ है, the position of the article or the thing is only due to their own weight. The position or the weight, the position of the thing is only due to their weight. किसी भी सामान को उसके जगह पर ऐसे ही रख दिया गया उसके वजन के हिसाब से, तो उसको आप नहीं कह सकते हैं कि वो अटैच्ड टू अर्थ है। सो यू कैन राइट डाउन वन लाइन ओनली। पहली चीज कि थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ आर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए ऐसे मैंने लिख दिया, इसको एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, ठीक है आप लोग ना, ये जो एरो एरो करके दे रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दिस एक्सप्रेशन डज नॉट इंक्लूड थिंग्स रिटेनिंग, रिटेनिंग मीन्स बनाए रखना, RETAINING, थिंग्स रिटेनिंग their own position merely by their own weight, unless the intention is clear to make the articles part of the land। यानी जब तक आपके मन में, दिमाग में ये नहीं कीड़ा काटेगा किसको अटैच करना है, तब तक उसको हम अचल संपत्ति नहीं बोलेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल दे देता हूं पहले आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा।
देखिए बच्चे लोग खेलते हैं, अक्सर हम लोग भी खेलते हैं, ऐसे भी काम होता है। जैसे ईंट की भट्टी होती है, किसकी? ईंट की भट्टी होती है। तो क्या होता है, ईंट की भट्टी में ईंट पकाया जाता है, ईंट बनाया जाता है। बनाने के बाद ईंट को इस तरीके से सजा करके रखा जाता है कि एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो जाती है ईंट की। यस और नो? देखा होगा, सबने देखा होगा। नहीं देखा तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। आजकल तो मैं कोई ये कह नहीं सकता कि मैंने ये चीज देखी नहीं, सब चीज आजकल अवेलेबल है। तो एक बकायदा ईंट की दीवार खड़ी हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर रखते 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 एक दीवार सी बन जाती है। तो क्या वो अटैच्ड टू द अर्थ है? द आंसर इज नो नो। सर। जो ईंट आपने ऐसे ही रख दी है, वो ईंट उसके साइज और वजन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एज इट इज रखी हुई है। यानी ईंट का साइज ऐसा है, ईंट का वजन ऐसा है कि उसको उसी के हिसाब से रखना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन द मोमेंट यू डिसाइडेड कि भैया इसको ऐसे नहीं रखना है, इसमें सीमेंट लगा देना है, इसकी जोड़ाई कर देनी, इसको जोड़ देना है, इसको अटैच कर देना है, एक ईंट को दूसरे ईंट के साथ अटैच करके जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ के दीवार बनाना है। यानी पक्का दीवार बनाना। हम लोग क्या बोलते हैं उसको अपनी लोकल भाषा में? पक्का दीवार बनाना है। सीमेंट डाल के उसको पक्का कर देना है। तो जैसे ही आप सीमेंट डाल के उसको पक्का कर देते हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी? अटैच्ड टू द अर्थ हो जाएगी। इसी एग्जाम्पल को मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिक्स बोलते हैं ईंट को इंग्लिश में। ब्रिक्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रख दिया। ब्रिक्स आर पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर ऐसे सजा के रख दिया। इन ए बिल्डर्स यार्ड, यार्ड तो यार्ड समझते हैं, बिल्डर्स यार्ड जहां पर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर, मतलब जहां पर आप घर बना रहे तो वहां लाकर के ईंट रख देंगे तो पक्का है वो? नहीं, पक्का नहीं है। वो अचल संपत्ति है वो? नहीं है। एंड फॉर्म ए वॉल, द बॉटम, निचला हिस्सा, द बॉटम ऑफ दिस वॉल, यानी ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट रख दिया तब। सो द बॉटम ऑफ दिस वॉल इज अटैच्ड टू अर्थ, अटैच्ड टू अर्थ। लेकिन सिर्फ ऐसे ही जाके रखा है, निचला हिस्सा टच कर रहा है जमीन को, लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। एट the bottom of this wall is attached to the earth, yet at the same time this makeshift समझते हैं? makeshift का मतलब होता है अस्थायी स्ट्रक्चर, अस्थायी यानी टेम्पररी, अस्थायी वॉल, अस्थायी वॉल विल नॉट, वॉल का मतलब तो सबको पता है दीवार होती है, नॉट गेट द कैरेक्टर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैरेक्टर नहीं ले सकता है। अगर इसको सीमेंट लगा के, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा के जोड़ दिया तो ये हो जाएगा अचल संपत्ति, तब ये होगा अचल संपत्ति। सो हाउएवर इफ the same bricks were used to construct a wall with cement or other construction material
तो क्या होगा, इट वुड बी categorized as immovable property. इसको क्या बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, जस्ट अ सेकंड। देखिए, जो शटर स्टॉक लिखा हुआ है, बड़ा सा चिमनी जो बना हुआ है, ये जो पोर्शन है, अभी आप देख रहे हैं कर्सर, ये जो पोर्शन है, ये ऐसे ही ईंट रख दी गई है, ये पूरी की पूरी ऐसे ईंट रखी हुई है। तो ये जो ईंट है यहाँ पर, ये जमीन को टच कर रहा है, इवन दो कि ये टच कर रहा है, बट स्टिल आप इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी तब बोलेंगे जब इसी ईंट की जुड़ाई अगर हो जाएगी, जैसे ये चिमनी बनी हुई है, अगर इसका लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा, तो इसके अंदर जो चिमनी बनी हुई है, ये चिमनी ईंट से ही बनी हुई है, तो ये जो चिमनी बनी हुई है, इसके अंदर जुड़ाई हुई है, तो ये अचल संपत्ति के दायरे के अंदर आ जाएगा। ये अचल संपत्ति है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर रखी हुई ईंट, इसका कोई कैरेक्टर नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लेकिन इसका है। अब देखिए, दोनों में एक ही शब्द इस्तेमाल होगा, वो है थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। हालांकि ये भी अटैच्ड टू अर्थ है, लेकिन ये भी अटैच्ड टू अर्थ है। तो अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या होता है? अटैच्ड टू अर्थ का 3 मीनिंग निकलता है, वो मैं तीनों आपको शेयर कर रहा हूं। अटैच्ड टू अर्थ, इसका 3 मीनिंग निकलता है टीपी एक्ट के हिसाब से। देयर आर 3 मीनिंग्स। कौन कौन से मीनिंग निकलते हैं इसके, वो भी मैं आपको शेयर करता हूं। देखिए, सबसे पहला अटैचमेंट किस तरीके से हो सकता है? पहला होता है जिसको हम बोलते हैं रूटेड इन द अर्थ। रूटेड इन अर्थ यानी जमीन के अंदर, जो ऐसे पेड़ होता है ना, पेड़, तो उसके तना, उसका जड़ जो होता है, उसको बोलते हैं रूट। सो रूटेड इन द अर्थ। इसके अलावा दूसरा जो होता है, उसको हम बोलते हैं इम्बेडेड। इम्बेडेड इन अर्थ। और तीसरा होता है जिसको, जैसे इसका एग्जांपल आप ट्रीज ले लीजिए, इसका एग्जांपल वॉल कर लीजिए, बहुत सिंपल है। वॉल, बिल्डिंग्स, पाइल्स मतलब पिलर्स, बिल्डिंग्स, पिलर्स, ईटीसी। जैसे चिमनी वगैरह था, ये सब ईटीसी कर दिया। और एक तीसरा जो होता है टाइप अटैच्ड टू अर्थ का, यही थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। एंड द थर्ड इज अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड। व्हाट इज सो एम्बेडेड? What is so embedded? Attached to what is so embedded in the earth. In the earth. For the permanent beneficial enjoyment. Beneficial enjoyment. ये जो पार्ट है, यही तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो किसका एंजॉयमेंट करेंगे? जो अटैच्ड है। सो बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इज अटैच्ड। तो ये आपके 3 मीनिंग निकलते हैं। ये तीसरा मीनिंग ही हमें समझना है बस, और कुछ भी नहीं। द थर्ड थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हो गया? अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या है? पिलर, बिल्डिंग, वॉल्स। अब ये एम्बेडेड है, जो जमीन में घुसा हुआ है। एम्बेड का मतलब बाहर से कोई ह्यूमन फोर्स के जरिए किसी चीज को अंदर जमीन में गाड़ देना, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड। वो अब ये डाल तो दिया, अब इसके वॉल में अगर कोई चीज हमने फिक्स करा है, इसके वॉल में हमने कोई चीज फिक्स कर दी। सपोज कीजिए कि आप अपने घर के अंदर एक चिमनी लगाते हैं, या एक शॉफ्ट छोड़ते हैं, या आप जो बोलते हैं ना, क्या होता है, वेंटिलेटर लगाते हैं वेंटिलेशन के लिए। तो वो जो चीजें होती हैं, या कोई होल वगैरह छोड़ देते हैं, बहुत सारे घरों के अंदर होता है। तो अगर वो सब जो करके रखा हुआ है, तो वो चीजें इसके अंदर आती हैं। यानी कोई चीज जो कि
अर्थ में एम्बेडेड है और एम्बेडेड चीज के साथ वो अटैच्ड है। तो वॉल, दीवाल जो है जमीन में एम्बेडेड है और दीवाल के साथ जो चीज जुड़ी हुई है उसको भी हम अटैच्ड टू अर्थ ही बोलते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट तो दीवाल गया है, डायरेक्ट तो पिलर है, डायरेक्ट तो बिल्डिंग है जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस पिलर, उस बिल्डिंग, उस दीवाल से जुड़ा हुआ जो कोई भी चीज होगा उसको भी अटैच्ड टू अर्थ ही बोलते हैं। अब इसी को समझना होता है। इसको समझने के लिए एक डॉक्ट्रिन है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर, जो कि मैं कल आपको शेयर करूंगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर, ये हालांकि इंग्लिश लॉ में है, लेकिन इसको अगर आप समझ गए तो आप बाकी चीजें भी बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ 2 मैगजिम अटैच होगा, 2 मैगजिम्स, वो भी मेरे को आपको शेयर करना है। टुमारो आई विल डिस्कस। ओके, चलिए फिर मिलते हैं टुमारो।